आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपके अब तक के पेपर्स जो 3-4 पेपर्स अभी तक हुए हैं वो अच्छे हो चुके होंगे। ये वीडियो हम लोग 3 अक्टूबर 2022 को 2 अक्टूबर 2022 को बना रहे हैं। मेन फोकस जो हमारा इस वीडियो में होगा, देखो 2 मेन चीज़ें जो हमने इस वीडियो में कवर करनी है। पहले तो मैं स्टार्ट के कुछ पार्ट में बात करूंगा जो हमारे कल पेपर्स हैं, मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगा ताकि जो स्टूडेंट सिर्फ कोई स्पेसिफिक कंटेंट सुनना चाह रहे हैं तो वो सुन सकें। एक तो हमारे जो कल सिर्फ पेपर्स आ रहे हैं ना, कल हमारा देखो इस्लामियात का पेपर 1 है फॉर ओ लेवल एंड IGCSE, हमारा उर्दू सेकंड लैंग्वेज का ओ लेवल का पेपर 1 है और हमारा फिजिक्स का ओ लेवल का पेपर 2 है। ठीक है, तो इन 3 पेपर्स के बारे में क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट इसका बना चुके हैं लास्ट मई जून के अंदर, उससे पिछले हमारे अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो मैं आपको रीकैप करवा दूंगा तमाम वो कंटेंट जो अवेलेबल है, जो आप गो थ्रू कर सकते हो। मैं आपको उसके लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ कहाँ उस पर जाके आपको मिल जाएगा ताकि आप उसको गो थ्रू कर सको। फिर हम इंशाल्लाह कॉमर्स के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, पहले तो आ जाते हैं इस्लामियात के सब्जेक्ट के ऊपर। देखो इस्लामियात का वो सब्जेक्ट है जिसकी मैंने सारे सिलेबस की क्लासेस बनाई हुई हैं। ठीक है, क्लासेस से मुराद ये है कि अगर आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं, एलॉटी का चैनल है, इसके अंदर अगर आप प्लेलिस्ट्स में जाएंगे वहां आपको इस्लामियात की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें मेरा ख्याल है 30 के करीब जो है क्लासेस बनी हुई हैं जिसमें तमाम हमारा पेपर 1 का सिलेबस कवर्ड है। ठीक है, और उसके अलावा इस्लामियात के तमाम नोट्स बने हुए हैं। आप गूगल पर जाके सिंपल लिखो ओ लेवल इस्लामियात एजुकेट चेंज नोट्स, आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के पिंड कमेंट में, पिंड कमेंट होता है जो सबसे ऊपर कमेंट शो हो रहा होता है, वहां भी मैं इसको जो है वो कर दूंगा, उसमें उसका लिंक डाल दूंगा, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आती है कि हमारा जो है सॉरी मैं मैं स्पीच में लग गया था। इस्लामियत का हमारे पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास इस्लामियत की इसके अंदर क्या आ गई कि हमने इस्लामियत की पेपर पैटर्न की, पेपर ट्रिक्स की, पेपर में क्या चीज़ अवॉइड करनी है, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, रेफरेंसेस किस तरह डालनी है, कितनी डालनी है, कहाँ रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, कहाँ जो है हमारे पास उसमें यानी वर्ड काउंट कितना होना चाहिए, पैराग्राफिंग करनी है नहीं करनी, राइटिंग मैटर करती है नहीं करती। ये तमाम क्वेश्चंस हम लोग मई जून वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। उनको दोबारा गो थ्रू करके सिर्फ हम लोग जो है ना रीकैप उसका कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो उसकी वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लो। इसके पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू कर लो। इस्लामियत का मेरा ख्याल है हर चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है उससे कवर हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं उर्दू सेकंड लैंग्वेज के पेपर 1 के ऊपर। उसमें जो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, डायरेक्टेड राइटिंग वाला बेसिकली जो हमारा पहला पार्ट होता है, उसके बाद जो हमारा मुकालमा एक्स्ट्रा वाला पार्ट होता है, तीसरा हमारा ट्रांसलेशन वाला। इसके ऊपर भी हम लोग मई जून में भी और लास्ट अक्टूबर नवंबर में बहुत डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बना चुके हैं। ठीक है, मैं उन वीडियोस का लिंक जो है पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप वहां से इसको चेक कर सकते हो, उनको गो थ्रू कर लो। जितने कॉमन क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉमन क्वेश्चन आता है उसके अंदर कि पहले क्वेश्चन में वर्ड लिमिट एक्सीड कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्या हम उस जो दी हुई चीज़ है उससे एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, क्या उस दी हुई चीज़ के रिलेटेड लिखना बहुत ज़रूरी है, मुकालमा वाला किस तरह लिखना है, मुकालमे में क्या चीज़ मिस करवानी है, क्या चीज़ हमने एक्स्ट्रा लिखनी होती है, किस तरह हमने उसको फॉर्म करना है, ट्रांसलेशन की लास्ट दिन तैयारी किस तरह करें, उसके हमारे पास ट्रांसलेशन के उसका मेरी बा मुहावरा उसको करना ज़रूरी है या उसको वर्ड बाय वर्ड कर दें। इन तमाम चीज़ों को हमने उसमें आंसर किया हुआ है। तो उर्दू के लिए भी वो 2 वीडियोस अवेलेबल हैं, 2 या 3 वीडियोस होंगी, मैं पिन कर दूंगा, आप उनको जरूर गो थ्रू कर लें। कोई चीज़ कोई क्वेश्चन रह जाए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। फिजिक्स के लिए हमने कोर्स की खैर कंटेंट की वीडियोस तो बहुत कम बनाई हुई हैं, लेकिन हमारे पास फिजिक्स के जो है रिवीजन नोट्स अवेलेबल थे, वो मैं इसके उसमें पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। वैसे आप अगर गूगल पे जाके लिखते हो ओ लेवल फिजिक्स एजुकेट चेंज नोट्स तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो वहाँ पढ़े हुए हैं। क्योंकि कल आपका थ्योरी का पेपर है, थ्योरी पेपर में एज सच ना कोई हमारे पास स्पेशल टैक्टिक नहीं होती। बात ये होता है कि जितना हमारा सिलेबस कंटेंट सही तरह कवर होगा और जितने हमने पास पेपर्स किए होंगे उतना हमारे लिए उस पेपर को अटेम्प्ट करना आसान होगा। ठीक है, तो मैं उसकी जो रिवीजन नोट्स हैं वो डाल दूंगा। उसका मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर मैंने मई जून में एक वीडियो बनाई थी काफ़ी डिटेल उसके ऊपर ना, तो मैं वो भी पिन कर दूंगा। ठीक है, थर्ड चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि फिजिक्स के अंदर कोई अगर आपके जहन में स्पेसिफिक क्वेश्चन हो या इन तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, तो मैं 4:15 तक जो है आज दिन में अवेलेबल हूँ। मेरा व्हाट्सएप अवेलेबल होगा जिस पे आप लोग कांटेक्ट करते हैं। अक्सर बीच में कुछ अर्सा यार मैं उसको सही तरह चेक नहीं कर पाता फॉर वेरियस रीजन, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी मैं उसमें अवेलेबल रहूँ। और दूसरा ये कि मैं इंशाल्लाह आज रात को 11 o'clock के बाद आपका सुबह पेपर टाइम तक अवेलेबल होऊंगा, तो उस पर कोई भी आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स का ऑलरेडी कंटेंट बना हुआ है, उनको बने रहे क्योंकि वो बड़ा
उस पर बड़े ध्यान से एक एक चीज़ कवर करके, एक एक क्वेश्चन को गो थ्रू करके बहुत डिटेल्ड कंटेंट बनाया हुआ है। तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मेरा मुझे उम्मीद है कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके, यानी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रह जाएगा कि जो आपका उसकी वजह से जो है आंसर ना हो रहा हो, ठीक है। मुझे उम्मीद यही है, कोई अगर रह जाए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। पिन्ड कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, वरना आप सीधे जाके गूगल पे लिख दोगे तब भी मिल जाएंगी आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जो हमारा कॉमर्स का काम है। देखो कॉमर्स वो सब्जेक्ट है इसके पहले मैंने बहुत कम यानी कंटेंट बनाया है, शायद मेरा ख्याल है मैंने वीडियो एक भी नहीं बनाई। और यही जो वीडियो मैं अब कॉमर्स की बनाने वाला हूँ, इसके बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के साथ, ओ लेवल की भी, ए लेवल की भी। तो और कॉमर्स का वैसे ओ लेवल में सब्जेक्ट है, तो इसको आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आज जो हम वीडियो बनाएंगे कॉमर्स की, जो हम आगे पूरा कंटेंट कवर करेंगे, मेरा इरादा है कि हम तकरीबन 2-1 घंटे की वीडियो बना लें। इस वीडियो के अंदर मेरा मेन फोकस ये होगा कि हम लोग कंटेंट कवर करें। अभी हमारे पास पेपर पैटर्न के लिए टाइम पड़ा है, पेपर में हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है, पेपर से 1-2 दिन पहले हम पेपर पैटर्न की वीडियो बना लेंगे। अभी हमारा फोकस है कि हम जितना कंटेंट कवर कर सकते हैं उसको कवर करें। सारा शायद ना हो पाए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि माइक्स की लिमिट है, एक हद के बाद वो जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तो फिर उस पर हमारा वो नहीं बन पाएगा। लेकिन कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम कंटेंट हम कवर कर पाए करें। यहाँ तक कि टाइम स्टेबल मैं डाल दूंगा, इससे पहले वाला जो है कल वाले पेपर्स वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद जब कॉमर्स का स्टार्ट हो रहा है। देखो जब हम कॉमर्स की बात करते हैं ना, अक्सर इशू ये आता है, ये कॉमन इशू आता है कि यार बिजनेस और कॉमर्स में क्या फर्क है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल अंदाज से बताऊं ना, यानी मैं अगर उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहूं तो आप ये कह सकते हो कि बिजनेस जो है ना वो कॉमर्स की एक सब ब्रांच है। कॉमर्स इज दैट, यानी कॉमर्स उस इंटायर हम स्ट्रक्चर को कहते हैं, उस इंटायर चीज को कहते हैं जो पूरा बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह को साथ लेके चल रही होती है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं, इसकी आपके पेपर में कहीं नहीं आएगा जो मैंने अभी बात की है, लेकिन वैसे समझाने के लिए बिजनेस उसका एक सब पार्ट है, ठीक है। जब हम बात करते हैं, मैं आपके सिलेबस के कंटेंट वाइज चल रहा हूं, मेरे सामने सिलेबस खोला हुआ है आपका, सिलेबस का जिस तरह कंटेंट हमारा प्रोग्रेस कर रहा है मैं उसकी तमाम चीजें इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। पहली चीज हमारे पास आ जाती है कि यार चेन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? देखो प्रोडक्शन बेसिकली ये होता है कि आप तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ लाके, तमाम जो रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को साथ लाके गुड्स को प्रोड्यूस करो या सर्विसेज को प्रोड्यूस करो। देखो प्रोडक्ट का वर्ड जो है ना, दैट कवर्स बोथ। गुड्स रेफर्स टू टेंजिबल सर्विस, टेंजिबल प्रोडक्ट्स, यानी वो जिनको टच किया जा सके, और सर्विसेज जो होती हैं उनको हम, यानी उसको हम रेफर करते हैं बेसिकली इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स को, जिनको टच नहीं किया जा सकता। जैसे एजुकेशन है, बैंकिंग है, आपके पास इंश्योरेंस है, ये तमाम सर्विसेज हैं। बैंकिंग इन इटसेल्फ कांट बी टच्ड। बैंक्स टच हो सकते हैं लेकिन बैंकिंग तो टच नहीं कर सकते ना आप, एजुकेशन को टच तो नहीं कर सकते। दैट इज एन इनटेंजिबल प्रोडक्ट, वो सर्विस है। और जो हम लोग टच कर सकते हैं जैसे सॉक्स हैं, ड्रेस है, आपका कोई भी इस तरह की चीज़, वो आपके टेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। तो प्रोडक्शन बेसिकली इसको कहा। अच्छा प्रोडक्शन खत्म कब होती है, चीज़ बड़ा जरूरी है। प्रोडक्शन उस टाइम पे होती है जब वो चीज़ पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे पहुंच जाती है। यहाँ एक कॉमन डिफरेंस को ज़हन में रखो, कस्टमर और कंज्यूमर का फर्क, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट फर्क नहीं है लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। कस्टमर बेसिकली वो पर्सन होता है हमारे, यानी बिजनेस की लैंग्वेज उस बंदे को कहते हैं जो पे करता है टू गेट अ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल या और कंज्यूमर वो है जिसने एंड में वो एंड प्रोडक्ट को यूज करना है, यानी जिसने इन दी एंड उस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठाना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूं, मैं अक्सर ये मिसाल शायद 1-2 वीडियोस और में भी कोट की है। फर्ज करो आप, हम लोग जब छोटे थे, ठीक है, उसको बच्चे की वो होती है जब उसने डायपर वगैरह बहुत ज्यादा यूज करने होते हैं, ठीक है। अब वो डायपर परचेज करने के लिए आपका कोई घर का मुलाजिम या कोई भी आपका यानी कि फैमिली मेंबर जाकर उसे परचेज करेगा, वो उसका एंड यूजर नहीं है, ठीक है। वो उस प्रोडक्ट का कस्टमर है एंड यू आर द एंड यूजर, तो आप उसके कंज्यूमर थे, ठीक है। तो ये उसका बेसिक डिवीजन है। अच्छा अब एक चीज आपने और याद रखनी है, प्रोडक्शन की बेसिक थॉट क्या है। प्रोडक्शन बेसिकली ये होती है, यानी आप इसको समझो, प्रोडक्शन का फोकस ये होता है कि उसके थ्रू हम ह्यूमंस की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ह्यूमन नीड्स वो चीज़ें हैं जिनके बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता, ये यूनिवर्सल हैं। इसके अंदर हमारे पास बेसिक फूड, बेसिक शेल्टर, बेसिक क्लोथिंग आ जाती है, ठीक है। और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है बेसिकली, क्योंकि उसमें हर वो चीज़ आ जाती है जो हमारी ख्वाहिश तो हो लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी ना हो। बेसिकली एवरी अदर थिंग एक्सेप्ट द नीड्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, ये हमारे बेसिकली प्रोडक्शन हम कर रहे होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं। क्या होता है अपना ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसमें बड़ी ज़रूरी बात हमारे पास ये आ जाती है, कभी अगर आपसे बिजनेस का वो पूछ ना कि व्हाई डज अ बिजनेस एग्जिस्ट, क्योंकि हमारे बिजनेस स्टडीज के सब्जेक्ट में उसमें सेक्शन है इसका। बिजनेस एग्जिस्ट करता है टू प्रोवाइड, यानी बेसिकली टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक्सेट्रा। तो बेसिकली उसकी एक मेन रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ये भी होती है कि वो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक बड़ी कॉमन डिस्कशन है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है हमारे पास, जो टर्शियरी इंडस्ट्रीज उसके अंदर क्या क्या आता है। इसमें एक और सेक्शन भी आता है, उसमें कहते हैं असेंबली इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे।
देखो प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली हर वो इंडस्ट्री है इसमें हम लोग एक्सट्रैक्टिव का वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का जो है बेसिकली इसको मैं आपको समझाता हूँ। प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली हर वो चीज़ आ जाती है जहां हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली प्ले कर रहे होते हैं। ये हमारी बेसिकली लोएस्ट लेवल ऑफ जो है, लोएस्ट लेवल से मुराद ये इकोनॉमी की बेस है, ये ठीक है, कॉमर्स की बेस है। इसमें हमारे पास फॉरेस्ट्री आ जाती है, फिशिंग आ जाती है, माइनिंग आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पास एक्वाकल्चर भी आ जाता है, यानी यहाँ फिश फार्मिंग वगैरह होती है। हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, क्रॉप फार्मिंग भी आ जाती है, और हमारे पास इसके अंदर जो है लाइव स्टॉक फार्मिंग भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर माइनिंग आ जाती है, तमाम चीज़ें हमारे इसमें इन्हीं के कवर हो सकती हैं। ये जो माइनिंग वाली इंडस्ट्रीज है उसको हम अक्सर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये अर्थ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। ये उसका एक बेसिक कंसेप्ट है उसको। अब इसमें हमारे पास क्यूरिंग यानी मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं, क्यूरिंग भी आ जाती है, और हमारे पास डीप वो माइनिंग भी आ जाती है। इतना डिटेल में आपको कॉमर्स में खैर वो नहीं पूछेगा, इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान वगैरह के अंदर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। जो हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्री है इसका ताल्लुक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री के आउटपुट को, यानी जो प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही होती है उसको हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल, एज अ यानी बेसिकली एज कहते हैं ना, हाँ रॉ मटेरियल कह लो, यानी एज अ इनपुट यूज करती है उसके आउटपुट को, और ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उससे क्रिएट करती है। प्रोडक्ट्स बेसिकली क्रिएट करती है, सर्विसेज तो खैर नहीं। मेन बात इसमें क्या आती है कि हमारे पास जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है इसकी हमारे पास बेसिकली तीन मेन टाइप्स हैं। इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है। जो हमारे पास प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है बेसिकली वो करती क्या है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री के इन आउटपुट को लेगी, रॉ मटेरियल को जो बिल्कुल यानी रॉ फॉर्म में, उसको वो प्रोसेस करेगी टू मेक इट अ सेमी फिनिश्ड गुड। यानी उससे जो आउटपुट बनता है ना वो अक्सर ह्यूमंस डायरेक्टली यानी कंज्यूमर्स डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे होते, बल्कि वो फर्दर यूज हो रहा होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। यूँ समझ लो कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर दैट इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेदर आती है ना, जानवरों की जो खाल आती है, लेदर होती है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट है, ठीक है। इससे जूता बनाने के लिए, इससे हैंडबैग्स बनाने के लिए पहले इसको वॉश करना पड़ता है, टैन करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। ये वाला जो सारा प्रोसेस है ये हमारा इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है बेसिकली रॉ लेदर को लेगी, प्राइमरी इंडस्ट्री के आउटपुट को, उसको टैन लेदर में, कलर्ड लेदर में तब्दील करेगी, जो कि इंसान डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, आमतौर पे कंज्यूमर्स डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, बल्कि वो जो आउटपुट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है जो कि ऑल्सो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, वो उसको यूज करेगा गुड्स बनाने के लिए, फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए, जैसे कि जूते हो गए, बैग्स हो गए एक्सेट्रा, वॉलेट्स हो गए एक्सेट्रा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री का भी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी इनपुट को यूज करती है, उससे वो फाइनल फिनिश्ड गुड्स बनाती है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी मेन हमारे पास सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आती है ना, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग वाला की एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तमाम हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं। तीसरा हमारे पास में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेसिकली अगर आप देखो ना होलिस्टिक अंदाज से, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेसिकली रॉ मटेरियल्स को यूज करके, प्रोसेस्ड मटेरियल्स को यूज करके, और इवन मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स को यूज करके जो है एक फाइनल प्रोडक्ट बना रही होती है, होम्स, ऑफिसेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको कंज्यूमर्स यूज करते हैं। असेंबली इंडस्ट्री यहाँ पे ग्रे एरिया। असेंबली इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जहां आप मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के आउटपुट्स को लेके आपस में असेंबल करके कुछ चीज़ बनाओ। जैसे हमें पता है कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन बनता है या लैपटॉप्स बनते हैं, ये बेसिकली एक जगह पे प्रोसेस नहीं हो रहे होते, ठीक है। मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स जो है उनके मुख्तलिफ आउटपुट होते हैं। किसी की बैटरी होगी, किसी का जो है चिप्स होंगी, किसी का माइक्रो प्रोसेसर होगा एक्सेट्रा, वो तमाम चीज़ें जाके असेंबल होती हैं टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसे असेंबली इंडस्ट्री कहते हैं। ये भी हमारा आमतौर पर सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट में आता है। टर्शरी सर्विसेज या टर्शरी इंडस्ट्री का मुराद क्या है? टर्शरी सेक्टर हम कहते हैं, यानी इसको आप यूँ कह लो कि ये बेसिकली द सर्विस सेक्टर ऑफ द इकॉनमी है। और इसको हम एक और बात भी कहा जाता है कि टर्शरी सेक्टर जो होता है ना, बेसिकली ये तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बेसिकली और तमाम बाकी जो हमारे यानी वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसको सपोर्टिंग सेक्टर बनता है। रीज़न क्या है? जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब भी कॉमर्स होगी, जब भी ट्रेड होगी, कुछ भी इस तरह का होगा, तो वहाँ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। दो तरह की सर्विसेज हैं, एक तो कमर्शियल सर्विसेज होती हैं, एक हमारी डायरेक्ट सर्विसेज होती हैं। इनका आम तौर पे अगर हम लोग वो करना चाहें, यानी उसका डिवीजन बिल्कुल सिंपल अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट सर्विसेज हैं वो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट में होती हैं। उसके अंदर बेसिकली यानी यूँ कहा जा सकता है कि वन टू अनदर वो दी जा रही होंगी, उसके अंदर ना कोई बहुत बड़ा मीडियम शामिल नहीं होगा। कमर्शियल सर्विसेज जो होती हैं उनका यानी मेन उसमें डेविएशन ये है कि वो फैसिलिटेट कर रही होती हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स को, ठीक है। वेयर हाउसेज आ जाते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये तमाम सर्विसेज जो है हमारी आम तौर पे कमर्शियल सर्विसेज में रिकॉर्ड की जाती हैं। अच्छा, मैंने सिलेबस कहाँ कर दिया, ये रहा सिलेबस, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि उसने हमसे यहाँ पे कोई एक चीज कहा था, तीन टाइप की इंडस्ट्री एक्टिविटीज की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। उसने फिर कहा एक्सप्लेन हाउ पीपल वर्किंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। हाँ देखो, एक फाइनल गुड बनता है ना, जो बात समझाने वाली है, एक जो फाइनल गुड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी प्रोडक्शन के अंदर वो एक एग्जांपल है, लेस का एक पैकेट है, ठीक है। आप लेस कंज्यूम कर रहे हो, उसका एक पैकेट है, ये बेसिकली आप तक पहुंचा तमाम इंडस्ट्रीज को क्रॉस करके। इसकी प्रोडक्शन में वो प्राइमरी इंडस्ट्री वाला बंदा शामिल है जिसने आलू उगाया है, ठीक है, जिसने यानी पोटैटोज को हार्वेस्ट किया है, वो भी उसमें शामिल है। उसमें वो बंदा भी शामिल है जो बंदा यानी कि उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे इसको प्रोसेस्ड जो पोटैटोज होते हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है लेस के अंदर। इसमें वो टर्शियरी सेक्टर वाला बंदा भी शामिल है जो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक ट्रांसपोर्ट करने में। वो रिटेलर भी शामिल है जो आपको उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पूरा एक हमारा चेन बनती है, एक पूरी चेन ऑफ प्रोडक्शन बनती है जब तक वो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे चीज पहुंच नहीं जाती, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास कि किसी इंडस्ट्री की रिलेटिव इंपॉर्टेंस एक कंट्री में क्या होती है। देखो, ये डिपेंड करते हैं ना रेंज ऑफ फैक्टर्स। एक कंट्री के जीडीपी में किसका कितना आउटपुट है, ये भी इस चीज को डिटरमिन करेगा। देखो, एक कंट्री है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जीडीपी के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो है उनका बहुत ज्यादा आउटपुट है, ठीक है। कॉटन इंडस्ट्री हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज है। तो समझाने का मकसद ये है कि यानी एक मुल्क, जब आप किसी कंट्री को कंसीडर करोगे, उसमें वन ऑफ द फैक्टर्स होगा कि उसके जीडीपी के अंदर, उसकी नेशनल इनकम के अंदर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कितना वेटेज है। लेकिन ये ओनली फैक्टर नहीं है, इसमें ये भी कंसीडर होगा कि भाई एक मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा आगे है। इसमें हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि मुल्क की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किस इंडस्ट्री पर डिपेंड है। तो जो बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री को कंपेयर करोगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री, टर्शरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ आपका फोकस इस चीज़ पे होगा कि दिस इज नॉट अ वन वे अप्रोच, मल्टीपल चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बाद आप उस पर डिसीजन निकाल सकते हो। यहाँ ज़रूरी बात क्या है, एक प्रोग्रेस हम कहते हैं जो प्रोग्रेशन होती है ना मुल्कों की। देखो, एक डेवलपिंग कंट्री वो होती है, एक अंडर डेवलप कंट्री वो होती है जहां प्राइमरी सेक्टर जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्लोज टू निल होता है और टर्शरी सेक्टर भी क्लोज टू निल होता है, ठीक है। जब हमारा मुल्क डेवलपिंग कंट्री बनता है कोई भी मुल्क, तो उसमें आमतौर पे ये हो रहा होता है कि आपके प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस कम हो रही होती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही होती है, टर्शरी सेक्टर स्टार्ट्स टू एग्जिस्ट होने लग जाता है। इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड होता है कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कर रहा होता है, चाहिए बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा होता है। फिर एक टाइम आता है कि जब आपका जो है यानी सैचुरेशन पॉइंट समझ लो उसका आ जाता है कि जब हमारा एक कंट्री जो होती है ना एक डेवलप नेशन बन जाती है। डेवलप नेशंस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीक पे होता है, टर्शरी सेक्टर एक बड़े स्पीड से ग्रो कर रहा होता है, टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही होती है क्योंकि वहाँ टूरिज्म बढ़ रही है, वहाँ पे लोगों को सर्विसेज चाहिए, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गया, उनको बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्ट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। एक फेज आता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब एक कंट्री इतनी डेवलप हो जाती है कि वहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट बढ़ने की वजह से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने की वजह से, वहाँ जो लोकल लोग हैं, अभी बात समझना, इतना ज़्यादा एक कंट्री डेवलप हो गई है उसके यानी इतना ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है कि वहाँ पे लोकली इस बात में फॉलो करना, वेज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वहाँ पे उन लोगों को या तो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है या वो मुल्क से मूव आउट कर रहा है डेवलपिंग मुल्कों की तरफ, ठीक है। दूसरा हमारे पास चीज़ ये कि वहाँ पे स्टैंडर्ड, वहाँ पे टर्शरी सेक्टर में अर्निंग्स बढ़ गई हैं, टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, उस मुल्क ने अपनी टूरिज्म वगैरह के ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो वो फिर फेज आता है कि जहाँ टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस रिलेटिवली ज़्यादा हो जाती है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। डी इंडस्ट्री मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या तो उस मुल्क से बाहर मूव आउट कर रहा होता है या वो कन्वर्ट हो रहा होता है टर्शरी सेक्टर के अंदर, वो अपनी सर्विसेज को वो कंपनीज कन्वर्ट कर रही होती है टर्शरी बेस उसके अंदर, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। अच्छा, हमारे पास अब आ जाता है स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर। स्पेशलाइजेशन को तो बिल्कुल हम लोग सिंपल अंदाज समझाना चाहें, कह सकते हैं कि यार उर्दू में समझाओ ना सिंपल बात, वो चीज़ का यानी एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना, उसके अंदर एक्सेल करना, ये हमारी बात होती है स्पेशलाइजेशन जब हम लोग उसको इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में या कॉमर्स में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी आप कह सकते हो कि यानी इसको यानी एक पर्टिकुलर कंट्री, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर सिटी वो उस चीज़ को वो करे, यानी उसकी प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करे जिस चीज़ में वो गुड एट है या बाकी सबसे बेहतर है, यूँ समझ सकते हैं। जरूरी बात क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर इज अ टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन जो लेबर में होती है। लेबर से मुराद है कि ह्यूमन वर्क फोर्स में होती है। डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर जो हमारा एक कहते हैं ना एक टास्क है, यानी एक जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसको आप ब्रेक डाउन करते हो स्मॉलर टास्क में। देखो, एक चीज ये पूरी ना गाड़ी बनाना, ठीक है, ये एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है।
एक चीज ये कि आप उसको ब्रेक डाउन करते हो कि यार नहीं, इसका एक हिस्सा ये कि आपने पहले गाड़ी के पहिए बनाने हैं, एक चीज ये गाड़ी के पहिए बनाने हैं, उसमें उसका रिम बनाना है, दूसरी चीज ये कि आपने उसका टायर का ट्यूब बना बनानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली ये कि आप उसको ब्रेक डाउन करोगे स्मॉलर प्रोसेसेस, स्मॉलर टास्क में, और हर बंदा जो है वो एक पर्टिकुलर टास्क पे फोकस कर रहा होगा। तो इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जो है इसके अंदर यहाँ पे उसने आगे सिलेबस में यही कहा है कि मुख्तलिफ टाउन, यानी आपको पता हो कि मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या होती है। देखो यार, मैंने आपको बताया स्पेशलाइजेशन एक बंदे के लेवल पे भी हो सकती है, यानी लेबर के लेवल पे भी हो सकती है, कंट्री के लेवल भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान स्पेशलाइज कर रहा है, क्यों समझ सकते हैं कि जैसे जापान स्पेशलाइज करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जापान की हम ये कह सकते हैं कंपैरेटिवली उसका जो है प्राइमरी इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट वहाँ पे नहीं होगी। तो बेसिकली कि हर रीजन के मुताबिक देखो, हमें पता है कि यूरोप से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मशीनरी के अंदर, यूरोप जो है बेसिकली आपके अपैरल्स के अंदर इनमें बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते ना यूरोप का जो आलू बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये उसकी वहाँ स्पेशलाइजेशन है। तो ये वाली बात है। उसमें मेन बात क्या आती है डिवीजन ऑफ लेबर के बेनिफिट्स के अंदर, देखो एक चीज आती है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। आप एक काम करोगे बजाय के बहुत सारे काम कर रहे हो, उसको बार बार करोगे तो वो चीज़ आपको ऑब्वियसली बात है आप उसमें बेहतर होते जाओगे। नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आती है कि जब आप इन बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है उसके बेनिफिट के अंदर कि स्पीड ऑफ आउटपुट बढ़ जाता है, आउटपुट की क्वालिटी बढ़ जाती है। उसमें हमारे पास नेक्स्ट चीज ये है कि आमतौर पे ज्यादा प्रोडक्शन की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक और इसका बेनिफिट होता है, प्रेजेंस भी स्किप हो रहा है डिवीजन ऑफ लेबर का, चले आ जाएगा ज़हन में। इसके नेगेटिव्स के अंदर मेन बात क्या आती है, देखो सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर हर बंदा अपने काम पे फोकस कर रहा है तो अगर वन ऑफ द पर्सन स्लिप्स आउट, एक बंदा अवेलेबल नहीं है तो उसको कवर कौन करेगा। देखो अगर फर्ज करो मेरे पास फर्ज करो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम बनाता हूँ, ठीक है। एक बंदे को यूआई आता है, एक बंदे को जो है उसका यानी कि बैकएंड आता है एक्सेट्रा। अब जो बंदा बैकएंड पे काम कर रहा है सिर्फ उसको ही बैकएंड आता है क्योंकि मैंने डिवीजन ऑफ लेबर की हुई है, वो आज नहीं आता, वो 10 दिन छुट्टी कर जाता है, मेरा काम कौन करेगा। नो वन एल्स नोज हाउ टू डू दैट वर्क, ठीक है। तो ये इशू आ जाता है हमारे पास। दूसरा इशू ये आता है कि अक्सर काम जब बार बार करो तो बोरिंग हो जाता है, मंडेन हो जाता है, उसमें वो इंटरेस्ट नहीं रहता, तो प्रोडक्टिविटी लूज भी कर सकते हैं वो, ठीक है। तीसरा मसला ये कि आप अक्सर जो है इस तरह जब डिवाइड करते हो तो उसमें ये चीज़ भी क्रिएट होने लग जाती है कि पीपल डोंट रियली गेट अलॉन्ग विद ईच अदर, यानी आपका जो एक टीम वर्क एनवायरनमेंट है वो ब्रेक डाउन होके इंडिविजुअलिस्टिक एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें उस पर हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक जरूरी चीज़ है कि ट्रेड और कॉमर्स का डिफरेंस क्या चल रहा है। बंद हो गया क्या सीन है, आई थिंक अभी चल रहा है। अच्छा देखो, ट्रेड और कॉमर्स के अंदर जो मेन डिफरेंस आता है ना, मैं सारी साथ साथ मुझे असल में मैंने व्हाट्सएप साथ साथ खोला होता है तो उसके रिप्लाईज जो जरूरी आ रहे थे मैं कर रहा होता हूँ, बाकी मैं इंशाल्लाह जो है सारे एक साथ कर दूंगा, वो एक का इशू था। अच्छा खैर, मेन बात क्या है ट्रेड और कॉमर्स में जो मेन डिफरेंस है ना वो ये कि ट्रेड को आप कह सकते हो कि इट्स अ वेरी नैरो अप्रोच, ये एक ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन लेवल अप्रोच है। बाइंग एंड सेलिंग को, बाइंग एंड सेलिंग उसके अंदर जो वो करती है, एग्जिस्ट करती है। कॉमर्स वो तमाम, यानी एक इकॉनमी के अंदर तमाम जो हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो हमारी बेसिकली ट्रेड हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, उसको फैसिलिटेट करने वाली चीज कॉमर्स है। कॉमर्स इज द ऑल इनकम्पसिंग थिंग, ट्रेड उसका एक सब पार्ट है, ठीक है, यूं आप कह सकते हो। अच्छा, उस पर हमारे पास आता है ट्रेड एट होम एंड ओवरसीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेड का एट होम बेनिफिट क्या है, ओवरसीज बेनिफिट, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू व्हिच बिजनेसेस आर इन्वॉल्वड इन ट्रेड और कॉमर्स। ये जरूरी पार्ट है इसके, बल्कि मेरे पास नोट्स बने, मैं वहाँ से आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ ताकि हमारा जो ना कवर हो जाए। मैं नेक्स्ट चीज देख लूँ, इंडस्ट्री डिस्कस द वेज इंटररेटेड। ये पहले हम इसका नेक्स्ट पार्ट कवर कर लेते हैं। वो कहता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड डायरेक्ट सर्विसेज। डिस्कस द वेज इन विच इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड डायरेक्ट सर्विसेज आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। देखो कोई भी चीज इनमें से ना वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, हम तीनों को पकड़ लेते हैं। अगर आप इंडस्ट्री को ना वैक्यूम एग्जिस्ट कराने लग जाओ तो जो पूरा नेटवर्क है, पूरा जो एक नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाने का, इंडस्ट्री से आगे प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस पहुंचाने का, वेयर हाउसिंग का पूरा सिस्टम जो है, क्रेडिट देने का, क्रेडिट को वो करने का, मैनेज करने का, बैंकिंग का ताकि फाइनेंस हो सके, इंश्योरेंस का ताकि कोई अगर इशू हो जाए तो उसको सेव किया जा सके, अगर ये पूरा आप नहीं प्रोवाइड करते इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इंडस्ट्री कांट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। आप सिर्फ एक फैक्ट्री जाके बैठ जाओगे तो आप पर लेबर भी नहीं आ रही, आप पर रॉ मटेरियल भी वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, आप उसका आगे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, आप इंडस्ट्री को फंक्शन ही नहीं करा सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास कॉमर्स अवेलेबल है, ठीक है। कॉमर्स से मुराद है कमर्शियल सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। डायरेक्ट सर्विसेज इसलिए जरूरी है कि डायरेक्ट सर्विसेज बेसिकली दे फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क, जहां से हम लोग कॉमर्स को, कमर्शियल सर्विसेज को सपोर्ट कर सकते हैं। देखो पर्सन टू पर्सन सर्विसेज होती है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। इसको यूं समझो, अगर आपके पास ये जो हेयर कटिंग होती है, बार्बरिंग है, ठीक है,
आपके पास होम क्लीनिंग है, आपके पास इस तरह की अगर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी इंडस्ट्री का जो आपका बेसिकली लेबर वर्क फोर्स है ना, उसको आप इस लेवल पे नहीं ला सकते कि वो एक सपोर्टिव पार्ट बने आपके पूरे नेटवर्क का। एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल ये, मेडिकल सर्विसेज ना हो, टीचिंग सर्विसेज अवेलेबल ना हो, कैसे आप जो है एक वर्क फोर्स प्रोड्यूस करोगे जो आपकी पूरी उसके अंदर जो है काम कर सके, पूरे उसको सपोर्ट कर सके, पूरे आपके जो सिस्टम है उसकी हेल्प कर सके। तो बेसिक यहाँ कंसेप्ट ये होता है कि इट शुड कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है, उसके बगैर उसका चलना पॉसिबल नहीं है। यहाँ हमारे पास और क्या चीज़ आती है, फंक्शन, यानी जो है ना, डिस्कस हाउ एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस हेल्प ट्रेड टू फंक्शन। ये हमारा बेसिकली अभी आगे कवर होगा सारा, हम इसको पढ़ाना वो करना शुरू करेंगे, कवर करना शुरू करेंगे अगले पार्ट को। अगला हमारा इस पर पार्ट आ जाता है रिटेल ट्रेड का, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लो कोई मेन चीज़ तो नहीं मिस हो गई है, मिडलमैन बिटवीन, ठीक है, पर्पसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड, ठीक है, डिस्कस ठीक है, डिस्कस लार्ज स्केल रिटेलिंग, ठीक है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ सेलिंग, ठीक है। इसके हमारे पास नोट्स बने हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास के नोट्स बने हुए हैं। मैं आपको ये वहाँ से पूरा चैप्टर वो करवाता हूँ, इससे हमारे लिए बड़ा आसानी हो जाएगी। कॉमर्स एजुकेट चेंज, होपफुली इसके नोट्स पढ़े हुए, जी पढ़े हुए। रिटेल ट्रेड का, होलसेल ट्रेड का, इंश्योरेंस, इस तरह के चैप्टर तो बड़े डिटेल नोट्स अवेलेबल हैं। जो चीज़ मिसिंग होगी मैं आपको भी वर्बली जो है मुकम्मल इंशाल्लाह करवा दूंगा, ताकि कोई चीज़ भी हमारी रह ना जाए। मुझे यहाँ चेक कर लेने दें कि हमारे पास इसके नोट्स बिल्कुल पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं पढ़े हुए, बल्कि ये मेरे पास प्रोडक्शन के भी पढ़े हुए हैं। प्रोडक्शन वाले चैप्टर की देख लूँ, कोई चीज़ मिस ना हो गई हो यहाँ से मुझसे। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली बताना चाहिए। देखो यहाँ पे ना कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको आप अगर कर लोगे, फॉलो कर लोगे, आपके लिए आसानी होगी। चल रही है ना वीडियो? हाँ चल रही है, ठीक है। देखो कॉमर्स के बारे में ये भी कह सकते हैं, कॉमर्स बेसिकली ये होता है कि उस तमाम चीज़ों पे ये फोकस करता है, हर उस चीज़ के ऊपर कि किस तरह गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से लेके पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक। पॉइंट ऑफ कंजम्पशन वो एक पॉइंट होता है कि जहाँ यानी बेसिकली लास्ट कंज्यूमर ने कंज्यूम करना होता है, ठीक है। उस पर हमारे पास आ जाता है कि जो वो है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है ना, बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे एक यूटिलिटी क्रिएट हो रही होती है। यूटिलिटी का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो एक प्रोडक्ट को यूजफुल बना रही है, ठीक है। कॉमर्स में आमतौर पे 3 मेन टाइप की यूटिलिटीज आपको मिलती है। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म जो होता है ये वहाँ है जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली उसको कवर कर रही होती है। इसको मैं यूज समझाऊंगा, यूटिलिटी ऑफ फॉर्म जब वो आपको बात करेगा ना, तो यूटिलिटी ऑफ फॉर्म ये है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई ऐसी चेंजेस आ रही हैं जिससे वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा यूजफुल हो गया कंज्यूमर के लिए पहले वाली कंडीशन के मुकाबले में। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक लेदर है, ठीक है, सादी लेदर है ना, सादी लेदर को कंज्यूमर उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता जितना कि कंज्यूमर एक बने हुए प्रॉपर डेवलप जूते को, जो प्रॉपर जूता है उसको कर सकता है। तो जब वो उसको जूते में कन्वर्ट किया जाएगा तो कॉमर्स के अंदर बेसिकली यूटिलिटी ऑफ फॉर्म क्रिएट हुई है। अगर हम यूटिलिटी ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को उस लोकेशन पे पहुंचाना जहाँ वो कंज्यूमर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर लेस खाने हैं, मुझे उसके लिए फैक्ट्री जाना पड़ जाए तो मैं कितनी बार जाऊँगा, लेकिन जब वो उसको मेरे करीब तरीन रिटेलर तक वो कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा, उसकी वेयर हाउसिंग इंश्योर करेगा, हर चीज़ करेगा, तो मेरे लिए उसको एज अ कंज्यूमर यूज़ करना आसान हो जाएगा। यूटिलिटी ऑफ टाइम ये होता है कि प्रोडक्ट वहाँ अवेलेबल कर सको कि उस टाइम पे अवेलेबल कर सको उसकी जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे हमारे मुल्क में ऐसे फल हैं जो पूरा साल अवेलेबल होते हैं, हालांकि उस मौसम के फल नहीं होते हैं, तो ये हमारे पास यूटिलिटी ऑफ टाइम की बात आती है, ठीक है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, इसको समझ लो कि कोई भी बंदा या कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो फैसिलिटेट कर रहा है इस एक्टिविटी को, जिसके थ्रू जो है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको पहले कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन की बात, हाँ मैं आपको बताता हूँ उसके कुछ बेनिफिट्स मेरे जहन से रहेगा। देखो, जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हो तो आपको टूल एंड इक्विपमेंट कम यूज यानी कम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो हर बंदा एक स्पेसिफिक काम कर रहा है ना, तो आपको हर बंदे के लिए सारा टूल सेट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके स्पेसिफिक काम के लिए जो टूल्स हैं वो आप ले सकते हो, ठीक है। प्रोडक्शन जो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि हर बंदा अपना काम करने का ज़्यादा वो काम कर पाएंगे, स्पीड ज़्यादा होती है, तो मैस प्रोडक्शन की जा सकती है। प्रैक्टिस में परफेक्ट वाली बात हम कर चुके हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कम टाइम में की जा सकती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सकती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट समझना, ये बिजनेस में बच्चों का इशू करता है, उसमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होती है कि जब आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो रही हो, क्योंकि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिवाइड हो रही है, यानी फिक्स्ड कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट भी सुन लो कि आपकी कॉस्ट डिवाइड हो रही है ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर। ये आमतौर पे तब होता है जब आप चीज का स्केलिंग बढ़ाते हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल कर देता हूँ। मैंने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है, और उस फैक्ट्री का जो किराया आता है, एक एग्जांपल है, वो 1 लाख रुपए है, बात समझना, ठीक है। अब मैं उसमें सिर्फ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ।
10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि मेरा हर यूनिट जो है वो 10 रुपए की कॉस्ट बेयर कर रहा है उस फिक्स कॉस्ट में से जो मैंने मंथली रेंट पे करना है। अब अगर मैं अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करता हूँ, मैं अपनी यानी अपने उसकी प्रोडक्शन बढ़ाता हूँ, तो एक पॉइंट वो आएगा कि जब मैं 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ जो कि उस फैक्ट्री की कैपेसिटी है, अब मेरा हर प्रोडक्ट जो है वो उस फिक्स कॉस्ट का 1 रुपया बेयर कर रहा होगा। एक ये तरीका है। फिर परचेजिंग इकॉनमीज होती है कि आप बल्क में परचेज करो, डिस्काउंट मिल जाता है। टेक्निकल इकॉनमीज होती है, मैनेजरियल इकॉनमीज होती है, बहुत सारे टाइप ऑफ इकॉनमीज स्केल के। लेकिन बेसिक बात यह है कि जैसे आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, अप टू अ सर्टेन लेवल आपकी एवरेज कॉस्ट फॉल करती है। एक सर्टेन लेवल के बाद इसलिए आपकी डिसइकोनॉमीज शुरू हो जाती है, यानी इसका उल्टा सिस्टम शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका बिजनेस इतना एक्सपेंड कर जाता है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता। ठीक है। अच्छा, स्पेशलाइज मशीन आप यूज कर सकते हैं। जब आप स्पेशलाइजेशन पे फोकस करोगे डिवीजन ऑफ लेबर पे, तो हर तरह के काम के लिए स्पेशलाइज मशीन अवेलेबल है, वो होती हैं, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है। और बेसिकली ये है कि आप इस चीज पे फोकस कर सकते हो कि एक प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ टास्क किस तरह इंप्रूव किए जा सकते हैं ताकि ओवरऑल जो काम है वो बेहतर हो जाए। डिसएडवांटेज के अंदर आ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, बोर्डम जो होती है क्रिएट हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है काम में, मैंने एब्सेंटेंस वाली बात कर दी है, ज्यादा मशीनरी रिक्वायर्ड होगी, अनएम्प्लॉय मशीनरी यूज होगी तो लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि मशीनरी टेक्निकली यूजुअली रिप्लेसेस लेबर। ठीक है। आउटपुट स्टैंडर्डाइज हो जाता है, इसमें कस्टमाइजेशन की, इंडिविजुअल कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करने का चांस कम हो जाता है। देखो एक चीज ये है कि एक मुकम्मल कार जो है ना वो सारे मिलके बना रहे हैं, तो आप इस तरह की कार्स को आमतौर पे कस्टमाइज करा सकते हो। ठीक है। लेकिन जो मैस प्रोडक्शन में कार्स आ रही होती है उनको क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसमें स्टेप वाइज काम चल रहा होता है, मैस प्रोडक्शन का सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है। स्टाफ डीमोटिवेट हो सकता है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन ये हो चुका है, 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट पर्सनल सर्विसेज की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। देखो कमर्शियल सर्विसेज जो है उसके अंदर तो कम्युनिकेशन आ जाती है, फाइनेंस आ जाती है, इंश्योरेंस, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बैंकिंग आ जाती है आपके पास, इस तरह की चीज़ें। डायरेक्ट पर्सनल सर्विसेज के अंदर टीचिंग आ जाती है, एक्टिंग आ जाती है, प्लम्बिंग आ जाती है, टेलरिंग आ जाती है, जो पर्सन टू पर्सन में दी जाती है। इसके अंदर कोई आपका भी यानी कोई भी आपके पास एक तो सेकेंडरी और लोग इन्वॉल्व नहीं होते, और दूसरी बात सेकेंडरी यानी कि आपका पूरा सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, और ये इममटीरियल वांट्स को फुलफिल करती हैं, ये जरूरी बात है। डायरेक्ट पर्सनल सर्विसेज जो है वो मटीरियल वांट्स होती हैं जो ऐसी चीज के साथ उसको टच किया जा सके। ठीक है बेसिकली। और दूसरी बात ये है कि वो आपकी ऐसी वांट्स को पूरा करें जो बेसिकली आपकी गुड बेस्ड वांट्स हो ना, गुड्स के साथ। इममटीरियल वांट्स होती है जो इंटेंजिबल वांट्स होती हैं, सर्विसेज के साथ आप पूरा कर सकते हो। ठीक है। और एक जरूरी बात इममटीरियल वांट्स की और ये होती है कि ये ना इनका ताल्लुक आप इनको गॉज करने का तरीका, गॉज से मुराद है कि इनका जो बेनिफिट होता है जो आप इनसे सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर रहे हो, उसको गॉज करने का, उसको मेजर करने का तरीका ये होता है हमारे पास कि उसमें से सेटिस्फेक्शन कितनी ड्राइव हो रही है। इममटीरियल चीजों को आप एक स्पेसिफिक स्केल पे मेजर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कारोबार करूंगा ना तो ये मटेरियल है, मैं उसमें देखूंगा भाई कि मेरा रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ, मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने इंक्रीज हुए। इममटीरियल चीज में क्या था, टीचिंग से मुझे क्या, मैं उसको किस चीज नंबर्स में वो करूंगा। टीचिंग से सेटिस्फेक्शन बेसिकली जो मेरी इममटीरियल नीड है, मेरा नॉलेज भी इंक्रीज होगा, ये चीज इंक्रीज होगी ना। एक्टिंग से मुझे उसको देख के मजा आएगा, आई वुड फील सेटिस्फाइड, ये वाली चीज जो है ये मैटर करती है। ठीक है। उसके बाद ये नोट्स को गो थ्रू कर लेना, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हुई है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और टर्शियरी सेक्टर जो है, इसका रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर बात काफ़ी डिटेल से की हुई है। ठीक है। स्पेशलाइजेशन को हेल्प करती है, इंश्योरेंस जो होती है वो रिस्क को सिक्योर करती है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एडवर्टाइजिंग और वेयर हाउसिंग को यूज़ करता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता है ताकि वो बाकी सेक्टर से कनेक्ट हो सके। ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर की मैंने बात कर ली, क्लाइमेट मस्ट बी सपोर्ट द क्रॉप। हाँ, इसमें एक जरूरी क्वेश्चन ये आता है कि मुख्तलिफ तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी इकॉनमी में उसको क्या चीज़ अफेक्ट कर सकती है। देखो जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, या एग्रीकल्चरल यूनिट है, उसको बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। क्या एक कंट्री में वो हो सकता है, नहीं हो सकता। उसके अंदर वहाँ पे क्लाइमेट आ जाता है। कई मुल्कों के अंदर बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते थे। भावलपुर के अंदर फर्ज करो, हमारा ये बेसिकली डेजर्ट टाइप का इलाका है ना। अब यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लगा दूँ जिसको ठंडा मौसम चाहिए उगने के लिए, कैसे उगेगी वो? कोई चांस ही नहीं उसका उगने का। लैंड फर्टाइल होनी जरूरी है, लैंड फ्लैट होनी जरूरी है, सॉफ्ट लैंड होनी जरूरी है, हार्ड लैंड में चीज़ें नहीं उगती अक्सर। ठीक है। उसमें हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ जाता है, हमारे पास लेबर वहाँ पे अवेलेबल चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज मैटर करती हैं, तमाम ये चीज़ें। जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है ट्रांसपोर्टेशन के साथ। यानी जो कमर्शियल सर्विस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है वो ट्रांसपोर्टेशन है। रीज़न क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ने ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के पास जो है रॉ मटेरियल लेके आना है, और ट्रांसपोर्टेशन ने ही उसमें से जो है यानी कि आउटपुट दूर लेके जाना है। जब तक आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन जहाँ पे अच्छी नहीं होगी ना, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आमतौर पे सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर पावर का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आप नहीं सर्वाइव कर सकते। लेबर की जरूरत है, और सिर्फ स्किल्ड ही, अनस्किल्ड लेबर की भी, मैनुअल जॉब्स वाले लोगों की जरूरत भी होती है। ठीक है। मार्केट से कितना क्लोज है? अगर आप
फर्स्ट करो मैं यहाँ एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसकी मार्केट पेशावर में है, तो इसका भावलपुर से पेशावर का डिस्टेंस है, तो मतलब मुझे इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, मेरी उसकी जो कॉस्ट है बढ़ेगी, नेचुरली मेरी उसकी प्राइस भी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये चीज़ मैटर करती है। उस बाद गवर्नमेंट क्या उसे सपोर्ट कर रही है, क्या टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है, कि गवर्नमेंट उसके अंदर आपको फ्री टैक्स जोन्स दे रही है, इस तरह का हेल्प कर रही है। हमारी लाइट चली गई है, बहुत मुबारक हो। तो मैं एक मिनट को दोबारा स्टार्ट कर लूँ यार, वो सॉरी इसमें थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, ऑब्वियस ही बात है, वो तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया, उसके फिर बाद में कंबाइन कर दूंगा दोनों वीडियोस को। तो बेसिकली ये कि हमारी बेसिकली मेन बात आती है, गवर्नमेंट हमारी जो होती है वो उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, क्या वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही, ये तमाम चीज़ें उसमें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है। मैं फिर देख लूँ वीडियो सही चल रही है ये वाली, आई थिंक ये चल रही है जी, चल रही है। अच्छा खैर, नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आ जाती है इसके अंदर, हम रिटेल ट्रेड पे बात कर रहे थे। पहले मैं रिटेल ट्रेड की आपको मोस्टली चीज़ें मेरे पास उसके नोट्स पहले मैं कवर करवा देता हूँ, फिर जो चीज़ रह जाएगी उसको मैं कवर करवा दूंगा अलग से, ठीक है। देखो हमारे पास रिटेल ट्रेड में मेन बात क्या आती है, अच्छा यहाँ पे मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था कि सर नोट्स का इशू है, वो नोट्स का इशू ये है कि रिटेल ट्रेड के अंदर मैंने नोट्स डाले हुए हैं सारे कॉमर्स के, मुझे इसको चेक करना है। अच्छा वो स्टूडेंट की बात सही थी, मैंने आज देखा है, मेरे दिन था कि मैंने सारा कुछ अपलोड कर दिया, बहुत सारे उसमें अपलोडेड नहीं थे। चलें अभी हम उसको बाय वर्बली वो कर लेते हैं, लेकिन ये कि मुझे बाद में अपलोड करने पड़ेंगे, बहुत सारे उसमें नोट्स मिसिंग हैं। खैर हम आगे हम रिटेल ट्रेड की बात कर रहे थे। देखो रिटेल ट्रेड मुझे मिल तो गए वो, लेकिन ये कि इसमें बहुत सारी चीज़ें वो मैंने वहाँ पे अपलोड मिसिंग की हुई हैं, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। अच्छा खैर ये चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, सही चल रहा है। अच्छा देखो यार, इसमें ना बेसिकली कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। होम ट्रेड का मतलब क्या है, देखो होम ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में फ़र्क पता होना चाहिए। होम ट्रेड होती है हमारे एक ही मुल्क की बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है, उसी के लोगों के साथ हम ट्रेड कर रहे होते हैं। इसके दो हिस्से आ जाते हैं, इसमें होलसेल ट्रेड है और रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड जो होती है बेसिकली ये इसका फोकस ये है कि ये मैन्युफैक्चरर से बल्क में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को बाय करता है, ठीक है। फिर वो एक चीज़ करते हैं, कहते हैं ब्रेकिंग द बल्क। इस बल्क क्वांटिटी को तोड़ता है छोटी छोटी वैल्यू अमाउंट्स में, छोटे छोटे यानी उसके वो उसमें, और आगे फिर वो रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है। आम तौर पे होलसेलर जो होता है वो कभी भी डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल नहीं करता, उसका फोकस होता है यानी कि रिटेलर को सेल करने के ऊपर एज अ इंटरमीडिएट मुराद होता है दो चीज़ों के बीच में जो एक बीच वाला पार्ट होता है उसमें कहते हैं, यानी जो उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है उसमें इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूटर होता है मैन्युफैक्चरर से रिटेलर की तरफ। रिटेल ट्रेड बेसिकली ये होती है कि वो होलसेलर से ये जो प्रोडक्ट्स हैं अमूमन इन स्मॉल क्वांटिटीज में बाय करती है, इसको फर्दर ब्रेक करती है इनटू और यानी फर्दर स्मॉलर क्वांटिटीज और आगे कंज्यूमर को बेचती है। फॉर एग्जांपल होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से 1 लाख लेस के पैकेट ले लिए। अब मेरे जो मोहल्ले में स्टोर है उसको तो 1 लाख पैकेट की जरूरत नहीं है ना, तो वो उसमें से जो है 200 पैकेट फर्ज करें ला के इसको दे देगा। अब जो मेरे मोहल्ले का रिटेलर है मुझे तो आगे पूरे 200 पैकेट नहीं खरीदने ना, तो वो उसको फर्दर ब्रेक करेगा, यानी बेसिकली वो 1 या 2 पैकेट की क्वांटिटीज में आगे बेचना शुरू कर देगा उसको। तो ये ब्रेकिंग द बल्क वाला कंसेप्ट होता है, सिचुएशन होती है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये होती है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरर से जो गुड्स हैं वो आपके फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेंगे, ठीक है। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये होता है कि जिस वक्त आपका प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कंज्यूमर तक कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे पहुंच जाता है, जहां से फाइनल कंज्यूमर ने उसको यूज करना होता है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका, अब ये जरूरी बात समझना, हर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आम तौर पे प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा और उसका एंड कंज्यूमर पे होगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूसर और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन जो होता है वो आपका कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा जरूरी बात एक और भी है, कोई भी आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो उस टाइम पे चेंज हो सकता है, खत्म हो सकता है जिस टाइम पे आपकी गुड की फॉर्म चेंज हो जाती है, गुड एक डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास पहले आ जाता है, पहला जो सबसे सिंपल हमारे पास चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास बेसिकली वो होता है कि जहां आप प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर को गुड्स सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये आमतौर पे एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये आमतौर पे एक्सपेंसिव गुड्स के लिए होता है। देखो जो बहुत एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं ना उसमें इंटरमीडिएट्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुनारों को देख लो, सुनार आमतौर पे जो वहाँ पे उसका प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूसर से मुराद ये जो गोल्ड को पूरा उसको डिजाइन वगैरह कर रहे होते हैं ना, वो डायरेक्टली ही कंज्यूमर को बेच रहे होते हैं। सुनारों का होलसेलर कोई नहीं होता, उसका या रिटेलर कोई नहीं होता, क्योंकि वो इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है कि आप इस तरह का चांस नहीं ले सकते। अच्छा टेक्निकल प्रोडक्ट्स में आमतौर पर इस तरह होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी है, कोई हैवी इक्विपमेंट मशीनरी है ना, तो वो आप देखोगे प्रोड्यूसर खुद ही बेच रहा होता है। तो इवन आजकल तो मोबाइल फोन मार्केट में आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज अपने जो खुद के वो हैं वो लगाती हैं, क्या कहते हैं उसको, खुद के अपने आउटलेट्स खोलती हैं जहां से आप जाके, सैमसंग के आउटलेट्स खुले होते हैं बहुत जगह पे, आप जाके वहां पे खरीद सकते हो, ताकि क्योंकि वो एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, उन्होंने आपको गाइड करना होता है। पेरिशेबल गुड्स जो होंगे, जैसे
आमतौर पे बहुत सारे एरियाज में अभी तक ये है कि जो फार्मर्स होते हैं वो डायरेक्टली आके अपना प्रोड्यूस बेचते हैं मार्केट के अंदर, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेच रहे होते हैं, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट है, वो कुछ अरसे के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कुछ अरसे मुराद है वो जल्दी खत्म होने वाली चीज़ है। और ऐसा प्रोडक्ट जो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए ही बनाया गया, जैसे मेरा जो दर्जी है वो मेरे लिए कपड़े सिएगा तो मेरे लिए सी रहा है ना, उसको क्या जरूरत है कि मेरे कपड़े उठा के पहले कि होलसेलर को दे, वहां से रिटेलर के पास जाए, फिर मेरे पास है, वो डायरेक्टली मुझे देगा। तो ये आमतौर पे इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन होती है वो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर डायरेक्ट होती है, ठीक है। जब तक माइक चल रहा है मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, बस 4 घंटे की वीडियो बन जाए ताकि हम लोग बहुत सारा कंटेंट इसमें कवर कर लें। मुझे उम्मीद है ये काफ़ी स्टूडेंट का बेनिफिट हो जाएगा। प्रोड्यूसर टू रिटेलर और कंज्यूमर का सीन ये होता है कि आपका अच्छा एक ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया, सोशियोलॉजी का भी मैं इंशाल्लाह रात को वीडियो बना दूंगा, आने के बाद जब मैं लेट नाइट आऊँगा तो वीडियो उसकी बना दूंगा ऊपर ही, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास आ जाता है प्रोड्यूसर से रिटेलर से, यानी प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में रिटेलर कब पे आता है, यानी कौन सी चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहां हमारे पास प्रोड्यूसर से पहले रिटेलर के पास चीज जाएगी डायरेक्टली होलसेलर के बगैर और फिर कस्टमर के पास। ये आमतौर पे वो होगा कि जब आपका रिटेलर एक लार्ज स्केल रिटेलर है, जैसे आजकल पाकिस्तान में जैसे बहुत सारी बेकरी, राहत बेकरी है, ठीक है, उसके अलावा अल्फता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह के जो बड़े बड़े वो है ना, ये आम तौर पे होलसेलर से प्रोडक्ट नहीं ले रहे होते, जितना मुझे पता है, ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट उठा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें उनको मार्जिन अच्छा बच जाता है। तो जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं वो आम तौर पे होलसेलर नहीं, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली चीज लेते हैं और फिर आगे कस्टमर को दे रहे होते हैं। अच्छा अगर किसी प्रोड्यूसर का अपना आउटलेट है, जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दूं, बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं ना, उनका अपना आउटलेट मौजूद होता है, वो अपने ही खुद के रिटेलर होते हैं, यानी उनकी फैक्ट्री में गाड़ियां बन रही होती हैं, उन्हीं के अपने आउटलेट्स में उन गाड़ियों का वो होता है, यानी उनका जो आउटलेट कहते हैं उसको, जो उनके शोरूम्स होते हैं, और वहीं से फिर कार्स बिक्री होती है, उनका शोरूम जो है वैसा रिटेलर काम कर रहा होता है। अच्छा कुछ जो हमारे पास पेरिशेबल आइटम्स हैं वहाँ ये हो सकता है, जैसे बहुत सारी बेकरीज जो होती हैं ना, या बहुत सारे जो हमारे, इवन छोड़ दो मेरे मोहल्ले में जो फर्ज करो यहाँ पे, या मेरे पास मेरे एरिया में जो यहाँ पे सब्जी बेचने वाला होगा, ठीक है, उसने प्रोड्यूसर यानी कि जो बेसिकली फार्मर्स हैं उनसे प्रोडक्ट उठाया होगा, या आप देखो जो माल्टे वगैरह नहीं बेच रहे होते उस सीजन में आके, वो यही कर रहे होते हैं, बागों से डायरेक्टली खरीदते हैं रिटेलर्स और फिर वो आगे आपको बेच रहे होते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हम जाके डायरेक्ट बाग से खरीद रहे हो, बल्कि ये होता है कि आपको माल्टों का सीजन आया ना, देखो कि बागों के बाहर बैठे होते हैं बहुत सारे इन्हीं वो लगा के ना, क्या कहते हैं, तो छब्बे या क्या कहते होते हैं, मुझे नाम सही याद नहीं आ रहा, रेडिया लगा के, ठीक है, तो वो बागों से खरीद रहे होते हैं, आगे आपको बेचते हैं, बीच में वैसा रिटेलर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वो पेरिशेबल आइटम्स है जिसके अंदर इतना गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली ना भी सेल करो तो रिटेलर के थ्रू सेल कर सकते हो। तीसरा हमारे पास आ जाता है प्रोड्यूसर से आगे होलसेलर, फिर होलसेलर से आगे रिटेलर, और रिटेलर से आगे कंज्यूमर के पास। इसमें बेसिकली ये आमतौर पे वो प्रोडक्ट्स होंगे जो स्टैंडर्डाइज, जैसे मैंने कहा था लेस का पैकेट है, पेप्सी है, कोक है, ये आमतौर पे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्टैंडर्डाइज और कस्टमाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है कि जो वन साइज फिट ऑल के हिसाब से बनाया जा रहा होता है, कि एक ही प्रोडक्ट पूरी मार्केट के लिए, या एक ही प्रोडक्ट की कुछ वेरिएशंस पूरी मार्केट के लिए, लेकिन हर कंज्यूमर के लिए अलग प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। कस्टमाइज प्रोडक्ट वो है जो हर कंज्यूमर के लिए अलग बन रहा होता है, जैसे कपड़े, ठीक है, हर कंज्यूमर अपने अलग बनवाता है। कंज्यूमर आइटम्स हो गए, कंज्यूमर आइटम्स से मुराद ये कंज्यूमरेबल्स को कहते हैं, जो आम हमारे डेली यूज के आइटम्स होते हैं, ऐसे आइटम्स जिनकी वैल्यू कम हो, शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, जैसे बिस्किट्स हो गए, इस तरह की चीजें, इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये 2-3 महीने पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते, लेकिन इनकी जो है वैल्यू बहुत कम होती है, कोई इतनी महंगी चीज नहीं है। अच्छा उसके बाद अब ये याद रखो, अगर हाई वैल्यू हाई शेल्फ लाइफ जैसे गोल्ड जैसे प्रोडक्ट्स हैं तो वो डायरेक्टली सेल होंगे, वहां होलसेलर नहीं होता। अच्छा अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड सीजनल है, ठीक है, या उसकी प्रोडक्शन सीजनल है, तो वहां भी होलसेलर काम आता है, ताकि होलसेलर उसको लेके जो है फिर आगे बल्क ब्रेक करता रहे। अच्छा आखिरी हमारे पास आता है कि जहां प्रोड्यूसर एक एजेंट को सेल करता है, एजेंट जो है आगे वो होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर्स को, रिटेलर्स जो है कंज्यूमर को। ये आम तौर पे फॉरेन, बल्कि मोस्टली ये फॉरेन मार्केट के लिए होगा जहां इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है। एजेंट जो दूसरे मुल्क में आपका प्रोड्यूसर का एजेंट होगा, उसको हम यहाँ एजेंट का वर्ड यूज करते हैं, उसको सेल किया जाए, उसको दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इंपोर्टेड कार्स होती है उनका इस तरह ही हो रहा होता है, ठीक है। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पे चीजें अफेक्ट क्या कर रही होती हैं, देखो पहली बात तो ये है कि जो प्रोड्यूसर है ना, उसके लिए फिजिबल क्या है। एक प्रोड्यूसर के पास पैसा इतना है कि या उसका प्रोडक्ट इस टाइप का है कि वो अपने आउटलेट्स खोल सकता है, उसे क्या जरूरत है कि वो अपने प्रोडक्ट किसी होलसेलर को दे, खुद रिटेलर बन जाएगा। अगर एक प्रोड्यूसर के पास इतना वो नहीं है तो वो होलसेलर को प्रेफर करेगा, ठीक है। फिर कई प्रोड्यूसर्स की एक प्रोड्यूसर फिलॉसफी एक वर्ड होता है, जिसमें 2 तरह की फिलॉसफीज आती हैं, ठीक है। एक होता है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे होता है ना कुछ प्रोडक्ट कुछ स्पेसिफिक जगहों पे मिलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बॉडी शॉप के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आम तौर पे, जो असल बॉडी शॉप के प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको बॉडी शॉप के आउटलेट पे ही मिलते हैं। कंपैरेटिवली जो इंग्लॉट के प्रोडक्ट्स हैं या इस तरह, वो आपको किसी भी उस पर मिल जाते हैं आमतौर पर, ठीक है। तो एक जिन चीज़ें, कई सारे जो
आपके जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक्सक्लूसिव उसमें डिपेंड करते हैं कि भाई हम लोग कुछ स्पेसिफिक शॉप्स पे ही बेचेंगे, और जो एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है वही होती है हर जगह पे, जैसे लेज हो गया, पेप्सी हो गई, हर आपको आउटलेट मिल रही है, ठीक है। कस्टमर किस टाइप का है, यानी कि आम तौर पे अगर B2C कस्टमर है, B2C से मुराद ये बिजनेस टू कंज्यूमर एक प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बिजनेस से आगे कंज्यूमर के पास जाके यूज होना है, तो उसमें आमतौर पे हम रिटेलर को यूज करते हैं। और अगर एक B2B प्रोडक्ट है, यानी कि बिजनेस ने आगे वो प्रोडक्ट बिजनेस को ही देना है, जैसे सॉफ्टवेयर हाउस सेलिंग सॉल्यूशंस टू बिजनेसेस, ठीक है, तो वो फिर आमतौर पे उसमें जो होता है वो फ्रॉम प्रोड्यूसर डायरेक्ट सेलिंग हो रही होती है, क्योंकि उसमें आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, डिस्कशंस वगैरह होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर का साइज कितना है, अगर आपका ऑर्डर का साइज बहुत बड़ा है तो प्रोड्यूसर खुद आमतौर पे देने की कोशिश करेगा उसको, और स्मॉल ऑर्डर्स में बताया कि वो ब्रेकिंग द बल्क कंसेप्ट से जो रिटेलर होता है उसको सेल कर रहा होता है। जो हमारे पास प्रोडक्ट की नेचर क्या है, ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है तो उसका चैनल भी उतना लंबा होगा आमतौर पर, और अगर वो पेरिशेबल है, जल्दी ख़राब हो सकता है, तो उसका स्मॉल चैनल होगा। प्रोडक्ट की वैल्यू की बात आ जाती है, अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, तो वो आमतौर पे स्मॉल चैनल यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें चोरी होने का खतरा होता है, उसका ज़ाया होने का खतरा होता है, इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं, ठीक है। और अगर एक प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या नाम है, क्या कह रहा था मैं, सस्ता होता है, चीप होता है, तो उसकी आमतौर पे चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है लॉन्ग हो भी जाए तो नुकसान नहीं होता। मार्केट साइज कितना है, मार्केट साइज में अगर आपका एक मार्केट बहुत छोटी है तो ऑब्वियस बात है उसका चैनल भी छोटा होगा, वरना आप उसका एक्सपेंस बहुत एक्सेसिव कर लोगे। और अगर मार्केट बहुत उसका यानी कि लार्ज मार्केट है तो ऑब्वियसली बात है मुख्तलिफ जगहों में पहुंचने के लिए आपको उतना ही लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब हमारे पास आता है कि एक रिटेलर जो होता है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। देखो, एक तो रिटेलर जो होता है वो बेसिकली एक्यूट लेवल पे बल्क ब्रेकिंग कर रहा होता है, बल्क को यानी बल्क में जो प्रोडक्ट्स होलसेल ले होता है उसको ब्रेक कर रहा होता है स्मॉलर क्वांटिटीज में, इवन सिंगुलर क्वांटिटीज के अंदर भी, ताकि उनको सेल कर पाए, ठीक है। उसके बाद ये है कि वो अच्छे सोर्स ऑफ सप्लाई को ढूंढ रहा होता है, हर प्रोडक्ट की वो सप्लाई का सोर्स ढूंढेगा भी जहाँ से उसको सस्ता प्रोडक्ट मिल जाए या बेहतर प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। रिटेलर्स की मेन बात ये होती है कि रिटेलर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी शहर में आप देखो ना, तो वहाँ एक तो होंगे मुख्तलिफ ब्रांड्स के ना अपने, जैसे मेकअप ब्रांड्स हैं फॉर एग्जांपल, या परफ्यूम के ब्रांड्स होते हैं, उनकी अपनी शॉप्स होंगी। और एक ये होता है कि कुछ आप पर शॉप्स होती हैं जहाँ हर तरह के ब्रांड की चीज़ें मिल रही होती हैं, तो वहाँ फ़ायदा क्या है, ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रिटेलर बेसिकली आपको वैरायटी ऑफर करता है। रिटेलर आमतौर पे जो है आपके एंड कंज्यूमर को सेल कर रहा होता है, जिसने वो चीज़ यूज़ करनी होती है, ठीक है। कुछ रिटेलर्स जो हैं वो ब्रांडिंग और पैकेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ अल्फता से लेते हो या इस तरह किसी बड़े स्टोर से लेते हो, तो उनकी अपनी भी एक होती है ना बैग वगैरह, उनके सारे जो पैकेजिंग वगैरह होती है वो जो चीज़ है, तो वो चीज़ आपके ऊपर एक ब्रांडिंग का इफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। कुछ रिटेलर्स जो होते हैं होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत स्मॉल लेवल पे आके ना इनफॉर्मल क्रेडिट भी, इनफॉर्मल क्रेडिट से मुराद ये होती है, जैसे आप कभी देखो ना, कई बार मोहल्ले के स्टोर में लोगों का खाता चल रहा होता है, या स्कूल की कैंटीन में चल रहा होता है अक्सर, कि यार आज इतने खाते का दे दो, बाद में पे कर दूंगा, इस तरह की चीज़ जो होती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ चल रही होती है। उसके बाद ये है कि आपका एक प्रोडक्ट, रिटेलर जो होता है ना वो कस्टमर के साथ बहुत क्लोजली डील कर रहा होता है, तो वो कस्टमर का जो फीडबैक है, देखो एग्जाम्पल है, एक नया चिप्स आता है मार्केट में, अब मैं वो खा रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं जाके डायरेक्टली प्रोड्यूसर को तो नहीं बताऊंगा ना, मैं जिससे खरीद रहा हूँ तो कहूँगा यार ये तूने क्या दे दिया भाई, मेहरबानी किया कर, वो ये बात जो है आगे जाके उनको बताएगा। तो बेसिकली रिटेलर इज एन इंटरमीडियरी जो आपके फीडबैक्स को पहुंचा रहा होता है होलसेलर्स तक और प्रोड्यूसर्स तक, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लेंट्स को डील कर रहा होता है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा रहा होता है। कुछ रिटेलर्स को वेयर हाउसिंग करनी पड़ती है, जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं अपना वेयर हाउस बना के उसमें सामान रखते हैं, ऑब्वियसली बात है। अब आता है हमारे पास एक सिंपल रिटेलर में और एक लार्ज स्केल रिटेलर में फ़र्क क्या होता है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। लार्ज स्केल रिटेलर जो होता है, जिसमें बताया कि बहुत सारी जो बड़ी लेवल की बेकरीज हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे जो इस तरह के वो हैं, उनका मेन फंक्शन ये है कि वो प्रोड्यूसर से बल्क में चीज़ों को परचेज कर रहे होते हैं, बजाय कि वो होलसेल से ले रहे हो, ठीक है। और आमतौर पे जो लार्ज स्केल रिटेलर्स होते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है ना, पाकिस्तान में तो कई लार्ज स्केल रिटेलर सिंगल बंदे की ओनरशिप भी हो सकती है, लेकिन आमतौर पे दुनिया में जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं, जैसे वॉलमार्ट है, आपके पास टेस्को है, आपके पास और मैं सोच एक सी से भी था हमारे वहाँ पे अमेरिका, मुझे ये भूल गया उसका नाम, बड़ा कॉमन है बल्कि, जिसका वो चिकन बड़ा मशहूर है कि वो सस्ता चिकन बेचता है, खैर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि जिस तरह के लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं ये आम तौर पे पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, एसेट्स बहुत चाहिए होते हैं, स्पेशल स्टाफ की जरूरत होती है, ये चीज़ें आपको स्मॉल स्केल रिटेलर में नहीं मिलेंगी, लार्ज स्केल मिलती हैं, ठीक है। कई बार इस तरह होता है कि जो लार्ज स्केल रिटेलर है वो प्रोड्यूसर के पास से प्रोडक्ट उठा लेता है खुद ना, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर देता है। अच्छा,
होल सेलर्स का अक्सर इस तरह होता है कई बार कि उनको प्रोड्यूसर को ना क्रेडिट पे चीज़ खरीदनी पड़ती है, लेकिन लार्ज के रिटेलर आमतौर पे प्रोड्यूसर से उस पे ले रहा होता है, कैश पे ले रहा होता है, ठीक है। होलसेलर सॉरी, जो आपके स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं उनका होलसेलर की सारी चीज़ चल रही होती है कि उनको कई बार लेनी पड़ती है, ठीक है। होम डिलीवरी प्रोवाइड, आमतौर पे लार्ज स्केल रिटेलर्स होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करते। देखो पाकिस्तान वाला सिनेरियो जेन से निकाल दो, यहाँ पे हर चीज़ होती है, यहाँ सब चलता है, ठीक है। वो है ना OLX पे सब बिकता है, तो यहाँ सब चलता है, ठीक है। लेकिन ये जनरली मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे नेचुरली में लार्ज स्केल रिटेलर की बात करते हैं उस पर चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। इम्पर्सनलाइज सर्विसेज हो रही होती है। इम्पर्सनलाइज सर्विसेज मुराद होती है, पर्सनलाइज सर्विसेज वो है कि जहाँ आप कस्टमर को ना एक फील करा देते हो कि इज अ पार्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। यानी हर चीज़ बता रहे होते हो। इम्पर्सनल सर्विसेज ये कि यहाँ कस्टमर को जो है खुद मोस्टली चीज़ें करनी पड़ती है, खुद जाके सामान डाला, उस पर खुद जाके ले गया, उसके ऊपर चेकआउट तक, ये वाली चीज़ जो है। अब हमारे पास आ जाता है लार्ज स्केल रिटेलर्स की टाइप्स, ये बहुत सारी हैं, ठीक है। इनके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। ये भी क्या चीज़ बची है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ टाइप के हमारे रिटेलर्स हैं उनके डिफरेंसेस की। मैं ये देख लूँ कि सिलेबस में हमारे चेंज कितना आया, अगर कोई आया है तो। नहीं, इस पार्ट में कोई ख़ास चेंज नहीं है। देखो पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो होता है मल्टीपल शॉप्स, एक लार्ज स्केल रिटेलर की एक टाइप हमारे पास मल्टीपल शॉप्स होती हैं, ठीक है। मल्टीपल शॉप्स रिटेलर, अब ये बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे यानी मुल्क के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, तकरीबन सिमिलर लुकिंग शॉप्स जो होती हैं एग्जिस्ट करती हैं, जिनका एक हेड क्वार्टर एक ही शॉप होती है, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली तमाम शॉप्स के अंदर एक ही प्रोडक्ट लाइन सेल की जा रही होती है। एक ज़रूरी बात, एक पर्टिकुलर शॉप का जो प्रॉफिट या लॉस होगा या कोई मसला होगा तो वो दूसरे पर्टिकुलर शॉप जो है उसको ऑफसेट कर देती है। फर्ज करो मेरे पास एक मल्टीपल चेन शॉप्स का मेरा वो है, ठीक है। अब मेरा जो भावलपुर वाला आउटलेट है उसने 1 लाख रुपये का नुकसान कर दिया, तो मेरा जो लाहौर वाला आउटलेट है उसको ऑफसेट कर सकता है, ठीक है, ये वाली बात। और जो स्टॉक होता है वो सेंट्रली बाय हो रहा है। ये जो मेरी जो मेन हेड क्वार्टर वाली शॉप होगी वो एक साथ ही सारा स्टॉक बाय करेगी, बल्क बाइंग कर पाएगी, पैसे बचेंगे, वही पूरी बात आ जाएगी, ठीक है। और स्टॉक जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस के बीच में मूव कर पाता है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ये एग्जैक्टली तो अप्लाई नहीं होती, लेकिन मैं आपको एक मिसाल पर्सन से दे रहा हूँ। मुझे ख्याल है इंग्लॉड की नहीं, ये है इंसिग्निया की बात है। इंसिग्निया वालों का मुझे याद है, मैं गया था ना उनके पास, तो मुझे पर्टिकुलर क्लच पसंद आया था उनका, किसी का मैंने लेना था। तो वो उन्होंने कहा, कहते हैं यार ये क्लच जो है ना आपको हम लोग फ्लां शॉप से अपनी मंगवा देंगे। तो स्टॉक उन्होंने जो सेंट्रली प्रोड्यूस या बाय किया होता है तो वो उसको इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं, ठीक है। अमूमन मल्टीपल शॉप्स जो होती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, जिसको अब तक पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फर्क नहीं पता। वो ये ज़हन में रखिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है बेसिकली दोनों है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर से मुराद ये गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, दोनों प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसकी लिमिट होती है, उसके अंदर एक पहली बात तो ये कि उसके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं बेचते, वो पर्सनल सेलिंग, वो डायरेक्टली सेल किए जाते हैं। दूसरी, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके शेयर सेल करने से पहले आपको तमाम मेंबर से इजाज़त लेनी पड़ती है। आमतौर पर इसमें फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स ही मेंबर्स होते हैं, इसके टोटल मेंबर्स की एक लिमिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर ओपनली स्टॉक सेल हो सकता है, उसका स्टॉक से मुराद उसके शेयर सेल हो सकते हैं, क्या कहते हैं, अपने स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और उसके अंदर अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो दूसरी बात हमारे पास क्या है, उसमें एक AGM होती है जिसके अंदर जो है उसका डायरेक्टर चूज़ किए जाते हैं, एक्सेट्रा। अब हमारे पास आ जाता है कि आमतौर पे मल्टीपल शॉप्स के अंदर जो है वो मल्टीपल शॉप्स जो टाइप ऑफ रिटेलर है उसके अंदर जो है गुड्स ओपन डिस्प्ले पे होते हैं और प्राइसेस उसके ऊपर लिखी होती हैं, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है, लेकिन शायद मेरा ख्याल है मेसीज इसके अंदर आ सकती है। अगर मेसीज का आपको पता है ना तो शायद उसी कैटेगरी में लाया करेगी। डिपार्टमेंट स्टोर जो अब एक हमारे पास और टाइप है उसका नाम है डिपार्टमेंट स्टोर। मैंने फिर कहा कि पाकिस्तान वाली कंसेप्ट लेना, पाकिस्तान में एक सिंगल स्टोर भी खोला, डिपार्टमेंट स्टोर गया था बंदा। बेसिकली डिपार्टमेंट स्टोर का मतलब ये है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर यानी बहुत सारी मुख्तलिफ शॉप्स होती हैं जो स्पेशलिस्ट शॉप्स हैं। स्पेशलिस्ट शॉप से मुराद ये हर शॉप एक डिफरेंट यानी एक स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट के बारे में शॉप होगी, और ये आमतौर पे सिटी के सेंटर में आपको मिलेगा, ठीक है। सिटी के सेंटर से मुराद ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेगा उसके। हमारे पाकिस्तान में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कंसेप्ट भी नहीं है, वरना आमतौर पर प्लान सिटी का कंसेप्ट ये होता है कि उसका मिड पार्ट जहाँ पे सारा बिजनेस का हब होता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके पेरिफेरल एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट जो होता है एक स्पेशल टाइप के गुड के अंदर स्पेशलाइज कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि एक रूफ के अंदर यानी एक बिल्डिंग में आपको तमाम टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ये भी लिमिटेड कंपनीज के तौर पे या प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के तौर पे वो कर रही होती हैं, और इनमें प्राइसेस क्लियरली मार्क्ड होती हैं। वैरायटी चेन स्टोर जो होते हैं इनका डिफरेंट है, यानी इसके अंदर बेसिकली ना डिपार्टमेंट स्टोर और मल्टीपल शॉप्स, इन दोनों टाइप के जो वो हैं उसकी चीज़ें कंबाइंड है, ठीक है। बहुत सारे आपको सिमिलर बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर हो रहे होंगे, सिमिलर शॉप्स अक्रॉस द कंट्री एक्सेट्रा। लेकिन और यहाँ पे जो है वही सेल्फ सर्विस हो रही होगी। मेन बात ये कि डिपार्टमेंट स्टोर जो होता है वो आमतौर पे एक सिटी में होता है, लेकिन वैरायटी चेन स्टोर जो है वो मल्टीपल शॉप तरह मुल्क के दूसरे मुख्तलिफ एरिया में फैला होता है, ठीक है।
सुपरमार्केट क्या है? सुपरमार्केट बेसिकली एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर है जहां पे आपके पास जिसका एक बड़ा फोकस जो है वो डेली यूज प्रोडक्ट्स के ऊपर भी होगा, ठीक है। जैसे डेली यूज प्रोडक्ट से मुराद ये आपके सोप्स हो गई, साबुने, ये जो शैम्पू, आपके किचन के प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रोसरी हो गई, बेसिकली ग्रोसरी करते हैं बेसिकली वाली बात जो है। हाइपर मार्केट या हाइपर मार्ट जो होता है उसका बेसिकली आइडिया क्या है कि ये जो सुपर मार्केट में बताइए ना ऊपर, इसका एक बहुत लार्ज सुपर मार्केट है। ये आम तौर पे बड़े टाउन्स के बाहर एग्जिस्ट करती है, यानी टाउन के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, ये पेरिफेरल एरिया में होता है, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, लोग यहाँ क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस कम होती हैं कंपेयर टू अदर एरियाज। एक तो रीजन ये है कि क्योंकि आउटसाइड लोकेट हुआ होता है तो इसका वो एक्सपेंस नहीं होता रेंट वाला के ऊपर, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में चीज़ों का एक्सपेंस होता है, तो वो कम प्राइस ऑफर कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि बल्क में बाय कर रहे होते हैं तो इनके लिए पॉसिबल होता है कि उसके अंदर कम प्राइस दे सकें, ठीक है। और अमूमन ये उन लोगों के लिए होता है, ये यहाँ वो लोग जाते हैं हाइपर मार्ट से खरीदने, वो लोग जाते हैं जिन्होंने ना बेसिकली बहुत ज़्यादा परचेज करनी होती है, ठीक है, और उनके पास अपनी गाड़ी या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। अच्छा, मेल ऑर्डर बिजनेस बेसिकली ये है कि यहाँ पे इसका मिसाल आपको यूँ दूँ, कुछ होते नहीं स्टोर जिनका आप बेसिकली, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, आपको तो खैर बड़ा कम ये इस तरह का यूज़ होता है कि जिनके वो आ जाते हैं, कैटलॉग्स घर आए होते हैं, ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट करके जो है उनको फैक्स या ईमेल के थ्रू उनका ये प्रोडक्ट मंगवा लेते हो। और बेसिकली ना ये आप समझ लो ई कॉमर्स का बेस है, यानी स्टार्ट है उसकी। ई कॉमर्स ऑनलाइन होता है तो ये न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू हो रहा होता है, कैटलॉग्स पहुँचा कर इस तरह किया जा रहा होता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत, इसमें जो मेन बात है ना वो ये है कि उनको बेसिकली यानी फ़ायदा ये होता है इस तरह के बिजनेस के अंदर, जैसे ई कॉमर्स में होता है कि वो अपना जो वेयर हाउस है वो शहर से बाहर बना सकते हैं, ठीक है। उनको बहुत एक्सपेंसिव जगह पे प्रेमिसेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। रिटेल कॉस्ट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी, फिटिंग्स, स्टाफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और पूरी कहीं भी वो सेल कर सकते हैं क्योंकि उनका एक एरिया पे वो एक एरिया में वो क्या कहते हैं उसको, फिक्स्ड नहीं होते एरिया पे, यानी कि वो फोकस नहीं होते, वो कहीं भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि हमारा जो एक लार्ज स्केल रिटेलर होने का, एक लार्ज स्केल रिटेलर को खुद को क्या फ़ायदा है। देखो, यानी बेसिकली बिजनेस साइड पे उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली बात है उसका टर्नओवर ज़्यादा होगा। टर्नओवर के अंदर प्रॉफिट में फर्क समझ लो। टर्नओवर होता है सेल में से जब सारी कॉस्ट वाला निकाल देते तो प्रॉफिट बच जाता है। ये अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन ये कि वैसे एक बेसिक बात समझाने के लिए मेरे पास माइक चल रहे हैं, ये ना मैं बोलता हूँ माइक चल रहे हैं अभी। बेसिकली देखो, उसका रेट ऑफ टर्नओवर ज़्यादा होता है, ठीक है। बिजनेस जो होता है वो स्पेशलिस्ट स्टाफ को एम्प्लॉय कर सकता है। और क्या नाम है, क्या बात करता है, जैसे बात स्किप हो गई। मकसद ये कि देखो कंपटीशन, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा होती है, आप एक भारत बंदा तो लार्ज स्केल रिटेलर नहीं बन सकता ना, तो इसमें कंपटीशन कम होता है मार्केट के अंदर, एटलीस्ट विद अदर जो है आपके लार्ज स्केल रिटेलर्स, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बच जाती है अक्सर, जो है कि बिजनेस को जो है क्योंकि वो बल्क में बाय कर रहा होता है तो उसको डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, तो आगे वो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बना सकते हैं और वेयर हाउसिंग बहुत अच्छी की जा सकती है, ठीक है। इसके अंदर जो कस्टमर्स को बेनिफिट क्या होता है कि लार्ज स्केल रिटेलर के पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप वहाँ जाओगे, आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी। रेट्स आम तौर मैंने बताया कि कम होंगे क्योंकि उनका बल्क बाइक की वजह से रेट्स कम आ रहे होते हैं। वन स्टॉप शॉपिंग का कंसेप्ट ये है कि आप एक बिल्डिंग में जाओ और वहाँ पे सारा कुछ खरीदो। मुझे इस्लामाबाद की सबसे अच्छी बात लगी ना, आई वॉज इन इस्लामाबाद लास्ट नवंबर फॉर 3 to 4 days, मुझे याद पड़ता है। वहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि किसी भी मरकज़ में घुस जाओ, स्पेशली F7 वाले या F10 वाला जो मरकज़ है हमारा, आपको एक एरिया में ना हर चीज़ मिल रही है, ठीक है। यू कैन फाइंड एवरी सिंगल थिंग दैट यू रिक्वायर इन अ सिंगल एरिया। तो बेसिकली आप इसको अगर ये सब कुछ एक बिल्डिंग में मिल रहा हो, वन स्टॉप एक एरिया में मिल रहा हो, तो कितना मज़े की बात होगी। तो वन स्टॉप शॉपिंग जो है ये वाली बात आ जाती है। इसे कई सारे आप मैंने अल्फताज से रिटेलर है, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स मौजूद हैं जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं, हाइपर मार्ट टाइप के हैं। तो ये जो चीज़ें, ये वाली बात जो हो जाती है, ठीक है। और अक्सर यहाँ पे जो है आपको ATM की सर्विसेज मिल जाएंगी, वेस्टर्न यूनियन के वहाँ पे वो आउटलेट्स होते हैं पैसे वहाँ निकालने के लिए, ठीक है। आइटम्स ओपन शेल्फ पे होते हैं, तो यानी कस्टमर इजीली चॉइस वहाँ पे जाके कर सकता है, बजाय कि उसे ये चीज़ पूछनी पड़े, यार वो पड़ा है, इस तरह नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये है कि आइटम्स आम तौर पे लार्ज स्केल रिटेलर जो होते हैं वो आइटम बेच रहे होते हैं जो उनकी रिप्यूट अच्छी होती है, जो मार्केट में यानी कि बड़े इन डिमांड होते हैं, ठीक है। और आर्म चेयर शॉपिंग की जा सकती है। आर्म चेयर शॉपिंग मुराद ये है कि आप उनमें आम तौर पे अगर वो ऑनलाइन ऑफर कर रहे हैं या मेल ऑर्डर ऑफर कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। अब इनका नुकसान क्या है? बिजनेस परस्पेक्टिव से लार्ज स्केल रिटेलर का नुकसान ये है कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट से मुराद ये है कि वो एक्सपेंसेस जो होने ही होने हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टॉक डैमेज हो सकता है। देखो, एक बिल्डिंग में जब इतना स्टॉक पड़ा है, आग लग जाती है। आपको अगर याद हो, कराची में फ्लड्स आए, फ्लड तो अभी वाले फ्लड नहीं, इससे 2 या साल या 1.5 साल पहले की बात है, जब कराची पूरा डूब नहीं गया था, एक बहुत ज़्यादा पानी कराची में आ गया था। तो उस वक्त मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि कराची में कोई बहुत बड़ी कोई वो था, हाइपर मार्केट टाइप की कोई जगह थी,
वो उसका ओनर बताता, कहता है हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है इस पानी में, क्योंकि एक ही एरिया में बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा है ना। अब वो पूरी बिल्डिंग खराब हो जाए, कुछ हो जाए, उसको आग लग जाए, कुछ हो जाए, तो बेसिकली आप तो बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हो। तो इस तरह की चीज एक ये पॉसिबल है। मैनेजमेंट का इशू है, जितना बड़ा सेटअप उतना बड़ा मैनेजमेंट का आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। कस्टमर को जो है इंसेंटिव देना का मसला होता है, ठीक है। यानी बिजनेस के लिए ऑब्वियसली बात है, वो एक बर्डन बन सकता है, मॉनेटरी बर्डन बन सकता है। कई बार इस तरह होता है कि आपको एक जो बड़ा आपको इस तरह सेंटर मिलेगा ना, वो अपना कुछ एरिया जो है वो डेडिकेट करते हैं इस चीज़ के लिए, कहते हैं यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जिनका कोई प्रोडक्शन बेनिफिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल यानी उनको जो है प्ले एरिया बनाना पड़ता है, पार्किंग के एरिया देने पड़ते हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो कुछ नहीं हो रही ना, तो इससे नुकसान होता है, ठीक है। उस बात आता है कि सेल्फ सर्विस की वजह से ये हो सकता है कि शॉप लिफ्टिंग के चांस बढ़ जाते हैं। शॉप लिफ्टिंग मतलब चोरी जो होता है ना, कि भाई कुछ उठा के जेब में डाली वाली चीज़ जो होती है, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। कस्टमर्स को नुकसान ये है कि आमतौर पे जो लार्ज स्केल रिटेलर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, जैसे मैंने बताया कि डिपार्टमेंट स्टोर जो होगा वो तो सेंटर सिटी के सेंटर में आमतौर पे होता है, लेकिन वैसे इशू ये है कि आपके ये कई बार ऐसी जगहों पे लोकेटेड होते हैं जो कन्वीनियंट नहीं होता, जहाँ जाना शहर से बाहर इस तरह के एरिया से, ठीक है। अगर मेन कमर्शियल एरिया में भी हो, मेन यानी उसके अंदर भी, तो वहाँ क्या इशू है, वहाँ मेन इशू ये है कि पार्किंग का इशू आएगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगी, आप वहाँ पे ठुक सकते हो, गाड़ी ठुक सकती है आपकी, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो सकता है। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स का मतलब मसला ये है कि आप कस्टमाइजेशन इतनी ज़्यादा ले सकते हैं वहाँ से, और उसमें मेन बात ये आती है कि कई बार वो आपको क्रेडिट, यानी जो हमारे ये जो मोहल्ले के स्टोर नहीं होते जो खाता चला रहे होते हैं, ये वाला फैसिलिटी देते हैं, तो इस तरह के मसले आ सकते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है इम्पल्स या इरेशनल बाइंग। आपके सामने बहुत सारा स्टफ पड़ा हो ना, तो आप अक्सर आप कार्ड से शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, तो आप कहते हैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, तो ये इम्पल्स बाइंग का इशू या इरेशनल बाइंग का इशू बढ़ जाता है इस तरह उसके अंदर, ठीक है। कितना रह गया चैप्टर, भी बहुत रहता है यार, तो बहुत टाइम, अभी 10:27 हुए हैं। हम अगर इसको मैं फ़र्ज़ करें 12 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, 2 बजे तक वीडियो लग जाती है, 3 बजे तक लग जाती है, चलो एक रीजनेबल टाइम है, फिर भी गुड इनफ। अच्छा, मेन बात क्या आती है, जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं या हमारे इंडिपेंडेंट रिटेलर्स हैं, उसके अंदर मेन बात ये है कि स्मॉल स्केल रिटेलर्स अक्सर जो होते हैं वो होल सेलर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि होल सेलर उनको प्रोडक्ट देगा तो आगे बेच सकेंगे, ठीक है। कैपिटल बहुत इसमें लिमिटेड इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसको ऑब्वियसली बात है बनाना आसान है, छोटी दुकान खोलना ज़्यादा आसान है लार्ज स्केल रिटेलर के मुकाबले में, ठीक है। अक्सर जो स्मॉल स्केल रिटेलर होंगे ना, वो अपने पर्सनल सोर्सेज से जो है पैसा जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। उस बात ये है कि इनमें स्पेशलिस्ट स्टाफ या स्पेशल इक्विपमेंट नहीं होती, अक्सर नहीं होती। अब ये होल सेलर पे डिपेंडेंट क्यों होते हैं, ये बात समझो, क्योंकि स्मॉल स्केल रिटेलर जो होता है उसको कम क्वांटिटी में चीज़ों को खरीदना होता है। प्रोड्यूसर आमतौर पे इतनी छोटी क्वांटिटी में चीज़ों बेचता नहीं है, तो उसको जरूरत पड़ती है, और उसको ऑब्वियसली बात है स्मॉल स्केल रिटेलर को बहुत सारे ब्रांड्स की चीज़ें चाहिए होती हैं। अब इतने सारे ब्रांड से वो बल्क बाय करने लग जाए तो पैसे कहाँ से लाएगा इतने, उसको क्रेडिट किसे, फिर उसको ये होता है, कई बार स्मॉल स्केल रिटेलर्स को ये होता है कि हमें प्रोडक्ट हमारे पास पड़ा हो, हम आगे बेचेंगे तो उसमें से आपकी पेमेंट भी कर देंगे, वो वाली बात। तो ये प्रोड्यूसर उनको अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जो होल सेलर है वो उनको क्रेडिट दे देता है, भाई ठीक है तुम प्रोडक्ट रख लो अपने पास, जब ये बिक जाए तो मुझे उसमें पेमेंट कर देना, वो वाली बात जो होती है, ठीक है। फिर होल सेलर जो होता है वो अक्सर उनको एडवाइस दे सकता है कि यार शॉप का लेआउट इस तरह बेहतर कर लो, ये प्रोडक्ट्स आप लगाओ, ये ना लगाओ, तो इस तरह की चीज़ें जो उनको बड़ा बेनिफिट दे जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कि आजकल की जो हमारी लार्ज स्केल वर्सेस स्मॉल स्केल मार्केट का जो क्लैश है, इसमें स्मॉल स्केल रिटेलर्स क्यों सर्वाइव कर रहे हैं। देखो मेन बात तो ये है कि एक तो स्मॉल स्केल रिटेलर जो होगा ना, वो आमतौर पे कस्टमर खरीद होता है। देखो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको शौक होता है यार हमने चीज़ लेनी है जाके शहर के सबसे बड़े स्टोर से लेनी है। मेरा दिन कहता है कि यार स्कूल से पैदल निकलो, जो आपको दुकान से मिल जाए लेके आ जाओ, ठीक है। अब मेरे जैसा कस्टमर जो है ना, उसको स्मॉल स्केल रिटेलर सूट करता है, क्योंकि मुझे कन्वीनियंट है उसके पास जाना, ठीक है। दूसरी बात ये कि पर्सनल सर्विसेज ऑफर करते हैं अक्सर वो, आपको जो छोटी दुकान का रिटेलर होगा मोहल्ले की शॉप आते ही बता देता है बैठ के, ठीक है। शहर की शॉप आते ही बता देता है, लार्ज स्केल में नहीं होता, वहां जाके आप काउंटर पे जाओगे, आपने चेकआउट मारना निकल आना है, ये वाली चीज़, ठीक है। आमतौर पर खाते की फैसिलिटी मिल जाती है, क्रेडिट फैसिलिटी। अक्सर जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं, रात को लेट नाइट तक अवेलेबल होते हैं, वरना आप देखो जो लार्ज स्केल रिटेलर का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस पर 24/7 स्टोर ना हो, वैसे स्पेसिफिक टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और स्मॉल शॉप का एक कुछ लोगों को कनेक्शन भी होता है कि यार मैंने सारी जिंदगी यहाँ से ली तो मैं यहीं से लूँगा वाली बात जो होती है ना, एक ये चीज़ जो है, ये आपको हमारी एजेड पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगा, यानी जो हमारे बुजुर्ग होंगे आप देखोगे वो जो स्टोर से लेते रहे ना, वो कहेंगे हमने वहीं से लेना है, ये चीज़ बड़ी मिलती है आपको। फिर होम डिलीवरी जो है वो मुफ्त मिल जाती है, अक्सर जो है स्मॉल स्केल रिटेलर्स जो है होम डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि आपकी मोहल्ले की दुकान है उसने आगे दे जाना है, क्या इशू है उसको देने में, ठीक है। अब ये है कि एक रिटेलर जो है वो अपना प्रॉफिट किस तरह इंप्रूव कर सकता है। देखो प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा के, कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स दे के, प्राइसेस कंपेटिटिव करके, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर करके, अपने आप को एडवर्टाइज करके, कस्टमर्स को इंसेंटिव जैसे कि डिस्काउंट्स, लॉयल्टी कार्ड्स एक्सेट्रा ये चीज़ें दे के, अपनी लोकेशन बेहतर करके, ठीक है, और अपनी टाइम के जो रूटीन के ऑपरेशन है उनकी कॉस्ट कम करके, इस तरह की चीज़ें करके जो है वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकता है, ठीक है। एक
रिटेल बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको यानी एक रिटेलर को जो है वो चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, उनके बारे में ज़हन बनाना पड़ता है, उनके बारे में उसको पता होना चाहिए। जैसे क्या आपको रिटेलिंग के बारे में पता है, आपको क्या रिटेलिंग का बेसिक्स पता है कि यार किस तरह प्रोडक्ट फैच करना है, क्या आपके पास इंडस्ट्री का नॉलेज है, आपको होलसेलर्स पता है, आपके पास जो है स्टॉकिंग के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको लॉ का पता है। ये तो नहीं है कि आप उठा के पाकिस्तान में शराब बेचने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ तो अलाउड नहीं है। तो इस तरह की आपको क्या आपको लोकल लॉज का पता है, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब ये कि आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हो आपको पता होना चाहिए उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी है उसके ऊपर। मेरे जहन में यार 1 लाख में खुल जाएगा, खर्चा तो 10 लाख का होना, कैसे खोलोगे, ठीक है। लोकेशन का पता होना चाहिए। अच्छा फिर ये है कि लोकेशन 2 तरह की होती है। एग्रेसिव लोकेटिंग ये होती है कि आप वहाँ लोकेट करो जहाँ कंपटीशन आपके साथ बैठा हो, ठीक है। फायदा क्या है, वहाँ पे कस्टमर ने आना ही आना है, तो हो सकता है आपके पास आ जाए। नुकसान क्या है कि आपके पास की जो हो सकता है दूसरी बात चला जाए। डिफेंसिव लोकेशन ये है कि आप कंपटीशन से बहुत दूर लोकेट कर लो अपने आप को, ठीक है। सप्लाई का सोर्स है आपके पास, मार्केट का सोर्स है, मार्केट कहाँ आपकी एग्जिस्ट करती है, क्या उस प्रोडक्ट जो आप चाहे उसकी मार्केट एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है, तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उस पर हमारे बात है सेल्फ सर्विस क्या चीज़ है। सेल्फ सर्विस देखो पर्सनलाइज सर्विस ये होती है कि आप कुछ दुकानों पे जाओ ना, वहाँ आप कहते हो यार आप ये चीज़ें मंगवा दें, उसको कहते हैं यार वो छोटे जाके फलां चीज़ ले आओ, ये होती है पर्सनलाइज सर्विसेज, ठीक है। इम्पर्सनलाइज सेल्फ सर्विस ये है कि वो ओपन चीज़ों को लोकेट कर देंगे, ठीक है, वहाँ जाके आपने पिक करनी हो चीज़ें जो अपने लेनी है वो ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें मेन बात ये आती है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स ओपन उसमें डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। कस्टमर्स जो होते हैं वो आमतौर पर ट्रॉली पर डाल रहे होते हैं, वहाँ से जाकर उसको कर रहे होते हैं। बेसिकली ये आपको लार्ज स्केल जो रिटेलिंग है वहाँ नजर आएगा, स्मॉल रिटेलर्स में ऐसा आमतौर पर नहीं होता। और इसका बेनिफिट सेल्फ सर्विस जो है, इसका बेनिफिट रिटेलर्स को ये होता है कि स्टाफ कम एम्प्लॉय करना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा सेल्स हो जाती है गिवन टाइम के अंदर। उसके बाद हमारे पास ये है कि इम्पल्स, क्योंकि बंदा खुद बाय कर रहा होता है, कहता है ये भी ले लेता हूँ ये भी ले लेता हूँ, इम्पल्स बाइंग रैशनल बाइंग हो जाती है, तो आपका टर्नओवर बढ़ जाता है, ठीक है। और कस्टमर्स के लिए एक अट्रैक्शन होती है, हमारे लिए नॉवल चीज़ है ना, यार कूल टूट लगते हैं उसको करते हुए, तो यही चीज़ आ जाती है। अच्छा यार हम लोग बात कर रहे थे, तो क्या बात करते हैं, निकल गई। हाँ, तो कस्टमर को बेनिफिट क्या होता है कि आमतौर पे सेल्फ सर्विस में क्योंकि स्टाफ कम एम्प्लॉय होता है, उसका जो रिटेलर है उसका खर्चा कम हो रहा होता है, तो वो आपको आमतौर पे प्राइसेस बेहतर दे सकता है, ठीक है। शॉपिंग फास्ट हो जाती है, आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, और एक फ्री इन्वायरमेंट में आप शॉपिंग कर सकते हो। आपके ऊपर वो होता है ना मुसलत बंदा नहीं फिर रहा होता कि यार ये ले लो, आप अपनी मर्जी से जो ले सकते हो। इसमें एक मेन बात ये भी आती है, कई सारी फीमेल्स इस तरह की होती हैं जिनका जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ईजी महसूस करती हैं, वो खुद बाय करने बजाय कि उनको पूछ के लेना पड़े। कई बार मेल प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं जो इस तरह लिए जा सकते हैं। लेकिन सेल्फ सर्विस का नुकसान क्या है कि इसमें आपको ज़्यादा आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि ज़्यादा स्पेस चाहिए हर चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए, और आपके पास वैरायटी को प्रोड्यूस करने के लिए शॉप लिफ्टिंग पॉसिबल है, चोरी हो सकती है, ठीक है। और इसी वजह से आपको सिक्योरिटी एक्सपेंस वेब कैमरा लगाने पड़ेंगे, बंदा बैठाना पड़ेगा सिक्योरिटी को चेक करने के लिए। कस्टमर्स को नुकसान ये है कि एक बड़ा इम्पर्सनलाइज वे है, वो जो एक पर्सनलाइज फीलिंग होती है तमाम चीज़ों खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इम्पल्स बाइंग होती है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये है कि जो डिलीवरी है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही होती। अब आया था हमारे पास यार ब्रांडिंग और पैकेजिंग का कंसेप्ट क्या है। कितना रह गया चैप्टर, बहुत रहता है अभी तो, मेरा ख्याल है वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स है इसका। चलो ये तो हो ही जाएगा। मैं फिर सिलेबस गो थ्रू कर लूँ, कोई मेन चीज़ में से रह ना जाए। ठीक है ठीक है, इट्स गुड इनफ। हम ये करते हैं कि हम जो एडिट टॉपिक्स हैं ना वो हम लोग कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ताकि हम एक बार नोट्स के थ्रू जो सेटिंग से चल रहा है ना सारा कवर कर लें। फिर जो चीज़ें एडिट टॉपिक्स रह जाएंगे वो हम एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। हमारे पास टाइम है, मेरा हाल कल तो पेपर नहीं है, इसका भी है हमारे पास कोई 5-6 दिन तो है पेपर के लिए। वीडियो चल रही है जी, चल रही है। अच्छा खैर, नेक्स्ट मैं बताता ब्रांडिंग और पैकेजिंग। देखो ब्रांडिंग से पहले ब्रांड का मतलब समझो। ब्रांड बेसिकली एक ऐसा डिस्टिंक्टिव नाम होता है, या एक ऐसा डिस्टिंक्टिव आपका एक पर्सोना होता है जो एक पर्टिकुलर बिजनेस के साथ रिलेट कर जाता है, रेजोनेट कर जाता है कि यार ये इसी के साथ है, ठीक है। तो ब्रांडिंग का बेसिकली बात ये कि ब्रांडिंग जो होती है ना वो बेसिकली एक प्रोडक्ट को उस तरह सेल करने को कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के अंदर या एक ब्रांड नेम के अंदर प्रोड्यूस हो, सेल हो रहा हो, जो कि मैन्युफैक्चरर का है। जैसे गाड़ियाँ जो होती हैं वो आमतौर पर ब्रांडेड गाड़ी यानी ब्रांडेड होती हैं। ब्रांडेड से मुराद ये है कि आप कभी गाड़ी जो होगी ना इस तरह नहीं होगी ओपन में कार खड़ी है उस पर ब्रांड का नाम होगा, सुजुकी कार है, होंडा की कार है, ऑडी है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, ब्रांडिंग का फायदा क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएट करता है प्रोडक्ट्स को आपस में, वरना बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनहेरेंटली जेनेरिक होते हैं। जैसे पेप्सी कोक में, ठीक है, वो अगर आप डिबेट करना चाहो तो आप लड़ भी सकते हो, लेकिन ये कि बड़ा स्मॉल सा डिफरेंस है। बट दिस इज द ब्रांडिंग जो उसको हमारे ना यानी
ऑन द फर्स्ट ग्लैंस उसको हमारे लिए डिफरेंशिएट कर देती है, ठीक है। ब्रांड नेम जो उसका नाम होता है और ब्रांड का मार्क जो होता है, उसका सिंबल होता है बेसिकली, जैसे पेप्सी का जो वो दायरा बना होता है एक्सेट्रा, ठीक है। पैकेजिंग जो होती है बेसिकली वो ऊपर की रैपिंग है जो उसको प्रोडक्ट को सेफ भी रखती है, उसको कन्वीनियंटली प्रोड्यूसर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाती भी है, उसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भी सेफ रखती है। पैकेजिंग जो है उसको, यानी कि एक प्रोडक्ट को, और वो ब्रांडिंग का बड़ा पार्ट है, क्योंकि पैकेजिंग के बगैर आप ब्रांडिंग नहीं कर सकते। प्रोडक्ट तो जेनेरिक होता है, ठीक है, पैकेजिंग होगी तो आप उसमें चीज़ें अप्लाई करोगे सारी, ठीक है। अब ब्रांडिंग और पैकेजिंग का रिटेलर्स को फ़ायदा क्या होता है, मैंने बताया कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मार्केट, एक प्रोडक्ट का मार्केट शेयर क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड होती है। वैल्यू एडिशन का मतलब समझो, वैल्यू एडिशन ये होती है हर वो चेंज एक प्रोडक्ट के अंदर या एक सर्विस के अंदर जिसमें जो आप प्राइस चार्ज कर सकते हो उस प्रोडक्ट के लिए वो ज्यादा इंक्रीज हो कंपेयर टू द कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 10 रुपए है, उसकी प्राइस 12 रुपए है, मैं उसका कलर तब्दील कर देता हूं। इस कलर तब्दील करने की वजह से अब मैं उस प्रोडक्ट को 15 रुपए का बेच सकता हूं, लेकिन कलर तब्दील करने में खर्चा मेरा आया सिर्फ यानी सिर्फ 1 रुपया। तो वो 10 रुपए का प्रोडक्ट 11 रुपए का हो गया उसकी कॉस्ट, लेकिन वो बिग 13 रुपए के 15 रुपए का रहा है। तो मुझे बेसिकली 4 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, जो पहले के मुझे उसमें से 3 रुपए का बेनिफिट हो रहा था। तो यहां मैंने उसकी वैल्यू ऐड कर दी है। कोई भी ऐसा चेंज जिससे आपका बेसिकली कॉस्ट ज्यादा बढ़े और प्राइस कम उसमें इंक्रीज आए, वो आपका वैल्यू डिमिनिशन होती है, डिमिनिश हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। प्रोडक्ट हैंडलिंग का फायदा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट के रिटेलर्स को फायदा होता है। सॉरी मैं वो उसमें फंस गया था। अच्छा खैर, बात क्या कर रहे थे। तो बेसिकली यानी कि प्रोडक्ट की हैंडलिंग हो गई, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तमाम चीज़ें बड़ी ईजी हो जाती हैं। कस्टमर्स को बेनिफिट ये होता है कि आप, हमारे जहन में एक ब्रांड जो होता है ना क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल है आईफोन, एक ब्रांड है ना, हम उसमें जब हम वो एप्पल देखते हैं ना, ऊपर आधा कटा हुआ एप्पल खराब हुआ, तो हमारे जहन में पहली चीज़ क्या आती है कि यार लग्जरी प्रोडक्ट है, ठीक है, गुर्दा बेचना पड़ेगा, वो वाली बात। लेकिन द थिंग इज कि ये क्वालिटी होगी प्रोडक्ट के अंदर, सर्विसेज बहुत कम वो प्रोवाइड कर पाएगा, कैमरा अच्छा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली बात ये कि हर ब्रांड के साथ हमारा एक आइडिया बना होता है ज़हन के अंदर, ठीक है। पैकेजिंग अवेयरनेस क्रिएट करती है, कस्टमर्स जो होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्म किया जा सकता है, रैपर्स जो होते हैं वो रीयूज़ किए जा सकते हैं अक्सर जो है, और शॉपिंग जो होती है वो आसान बन जाती है। नुकसान क्या है कि ब्रांड क्रिएट करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है बहुत ज़्यादा, आपको यानी कि लोगों में नो हाउ क्रिएट करने की जरूरत है, जिसका मतलब ये है कि आपको एडिड एक्सपेंस करना पड़ेगा। और ब्रांडिंग जो होती है कई बार वो कंपटीशन बढ़ा देती है, ठीक है, कंपटीशन की वजह से प्रेशर पुट होता है आपको, कई बार फर्म के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। और अक्सर जो है इमिटेशन ब्रांडिंग ये होता है कि कई बार जैसे एडिडास या एडिबास बन जाए, कोई फेक ब्रांड बन जाए, तो वो उसको कॉपी करता है, इमिटेशन ब्रांड्स प्रॉफिट बना लेते हैं और आपके असल ब्रांड के प्रॉफिट कम हो सकते हैं, ठीक है। और कस्टमर्स को नुकसान ये होता है कि जब ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली बात है आप कंफ्यूज होते हैं कौन सा खरीदूं, सैमसंग खरीदूं या आईफोन खरीदूं, फिर सुबह शाम डिबेट कर रहे होगे, दोस्तों से लड़ रहे होगे कमेंट्स के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग एडवर्टीजमेंट जो होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि सॉरी चेंज हो सकती है, बढ़ जाती है। उसके बाद ये है कि आपका कई बार एडवर्टीजमेंट जो होती है वो मिसलीडिंग भी हो सकती है। मकसद ये है कि आप कई बार देखो एडवर्ट जो एड्स चल रहे होते हैं ना, दे आर शोइंग द थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट लाइट, जिससे वो असल में उस तरह की चीज़ नहीं होती, ठीक है। और इमिटेशन ब्रांड्स का इशू है, कई बार पता नहीं लगता कि असल ब्रांड है इमिटेशन ब्रांड है। अब आ जाता है हमारे पास आफ्टर सेल सर्विस। देखो आफ्टर सेल सर्विस ये है कि जब आप एक प्रोडक्ट एक जो गुड सेल कर देते हो, कस्टमर को सेल कर चुके हो, उसके बाद जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, रिटेलर प्रोवाइड कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कर रहा है, एजेंट कर रहा है, होलसेलर कर रहा है, जो भी कर रहा है, उस सर्विस को हम आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर उसकी ट्रेनिंग हो सकती है चीज़ को यूज़ करने की, इंस्टॉलेशन हो सकती है, वारंटी का पीरियड आ जाता है, रिपेयरिंग हो सकती है, एक्सेट्रा, ठीक है। वारंटी बेसिकली जो होती है ना, ये प्रोड्यूसर प्रोवाइड करता है अमूमन एक क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कि भाई मेरी चीज़ इतनी क्वालिटी की है कि मैं वारंटी दे रहा हूँ कि 1.5 साल में कोई इशू नहीं आएगा, वो वाली बात जो है, ठीक है। और आमतौर पे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, ठीक है। दो तरह का होता है, या तो ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ यूजेज के लिए होती है या स्पेसिफिक पीरियड परचेज के बाद के लिए होती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अक्सर ये होता है कि अगर आप उस चीज़ में फॉल्टी परफॉर्मेंस निकल आए, आपकी गलती की वजह से नहीं वैसे, तो या तो उसे चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, या उसको वो रिप्लेस कर देते हैं या उसको ठीक कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको पैसे नहीं भरने पड़ते। एडवांटेज ये होता है कि उससे जो रिटेलर है उसका बड़ा अच्छा इमेज क्रिएट होता है, ठीक है, रेवेन्यू ज़्यादा होता है कि लोग ज़्यादा खरीदते हैं, भाई ठीक है वारंटी अवेलेबल है, कस्टमर को ये कि सपोर्ट मिल जाती है, उस पर आसानी हो जाती है। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो ईजी महसूस करते हैं, उनको जो मसले होते हैं काफ़ी डील हो जाते हैं। नुकसान क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए खर्चा होता है, ठीक है, मैनेजमेंट के इशू आ सकते हैं। और वारंटी जो होता है बेसिकली एक बात है कि वारंटी जब आपको फ्री में रिपेयर कोई चीज़ रिपेयर करनी पड़ जाए, रिप्लेस करनी पड़ जाए, तो बेसिकली आपके लिए बिजनेस के लिए तो लॉस है ना, खर्चा करना पड़ रहा है। कस्टमर को नुकसान ये है
कि आम तौर पे वारंटी का जो कॉस्ट होती है वो कस्टमर को पे करनी पड़ती है, ठीक है, जो हम पता नहीं होती, हम पेपर भी कर रहे होते हैं। और वारंटी जो आम तौर पे है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, ठीक है। एटीएम क्या है? ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन, सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ। एटीएम, एयूएम, एवीएम सबसे फ़र्क होता है। एयूएम्स जो है हमारी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन जो होती हैं, ये जो आपने आमतौर पर देखी नहीं होंगी, वो आप ड्रामों में देखते हो, तो पाकिस्तान में बहुत सारी आ चुकी हैं, जहाँ वो सिक्का डालो फिर उसे सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट गिर जाता है। ये वाली चीज़ जो है, ठीक है, इसके अंदर आम तौर पे हर वो चीज़ सेल हो सकती है जो चीज़ बहुत ज़्यादा पेरिशेबल ना हो, ठीक है। और ये आपको सिनेमा मिल जाएगी, सुपर मार्केट्स में, पार्क्स में, इवन स्कूल्स में आ चुकी हैं अब तो बहुत जगह। हमारी यूनिवर्सिटी में थी, मुझे याद है, लेकिन हम थे बाहर में, पहले बता रहा हूँ, पाकिस्तान में है नहीं, मुझे नहीं पता इतना। तो ये है कि उसमें ये है कि आप मनी इंसर्ट करते हो, फिर आप चीज़ सेलेक्ट करते हो, आपको मिल जाती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये बहुत कम जगह लेती है, ठीक है। तो इससे ये है कि आप एक लो स्पेस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 24 घंटे सेलिंग हो रही है, आपको वहाँ अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, सेल्स स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कस्टमर को बेनिफिट ये है, कन्वीनियंस है, हर वक्त अवेलेबल है। मुझे याद है स्कूल कॉलेज में ना, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ, हमारे वहाँ पे एक वो आता था, एक सम स्प्रिंग ब्रेक आई ना, तो वो तकरीबन हमारा 7 से 10 दिन का टाइम बन गया, पिछला वीकेंड एक्सेट्रा मिला के। मेरे दोस्त मुझे कहते रहे हम ऑफ कैंपस चलते हैं, मेरा उसको बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने कहा मैं ऑन कैंपस रुकूंगा। जो चीज़ मुझे नहीं पता थी वो ये थी कि स्प्रिंग ब्रेक के दौरान आम तौर पे कैंपसेस के अंदर जो है जो क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको यार, मेरे जहन से निकल गया, जो मेस होता है ना हमारा, बेसिकली जो हमारा फूड कोर्ट होता है वो बंद होता है। नाउ बीइंग अ फूडी माई सेल्फ एंड इवन डिस्पाइट दैट बीइंग अ ह्यूमन माई सेल्फ, मैंने वो पूरा 1.5 हफ्ता वेंडिंग मशीन पे गुजारा, क्योंकि वेंडिंग मशीन हर सुबह वो आके रिप्लेस करते थे, हर सुबह 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। आई वॉज जस्ट ईटिंग किटकैट्स एंड आई वॉज ईटिंग लेज, और वो फैंटा और एक वहाँ पे आती थी, वो मुझे ड्रिंक का नाम याद नहीं, लेकिन वो आइस टी टाइप कुछ होती थी। तो आई वॉज स्पेंडिंग माई टाइम ऑन दैट, सिर्फ वेंडिंग मशीन से। अगर वो ना होती तो मैं पूरा हफ्ता भूखा मरता, ठीक है। तो मकसद यानी यहाँ मुझे ऑफ कैंपस जाना पड़ता, मकसद ये है कि ये चीज़ जो बड़ी मैटर करती है, ठीक है, कि आप पर हर वक्त अवेलेबल है, सेल्फ सर्विस होती है, टाइम बहुत कम रिक्वायर्ड होता है, जैसे 30 सेकंड में ट्रांजैक्शन इजीली हो जाती है, ठीक है। नुकसान ये है कि आप इसमें हर तरह का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, एक लिमिटेड रेंज होती है प्रोडक्ट्स की, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस करनी पड़ती है, और अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए या आउट ऑफ उसमें हो जाए तो सेल नहीं हो रही होती, और मशीन आम तौर पे तोड़ना बड़ा आसान है, उसमें से पैसा चुराना बड़ा आसान होता है। तो ये चीज़ बड़ा नुकसानदेह है, ठीक है। कस्टमर को एक बड़ी लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रही होती है, अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर मशीन तो इनकन्वीनियंस होती है। अब हमारे पास आता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट शॉप्स होती हैं, आमतौर पे हर शॉप का ओनर डिफरेंट, जैसे एम्पोरियम है, पैकेजेस मॉल है, आपके पास सेंटोरस है, ये सारे बेसिकली शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर दुकान किसी और ओनर की होती है, यानी किसी और बेसिकली ब्रांड की होती है, ठीक है। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है अमूमन, यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज मिल रही होती है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं। ये रिटेलर्स को फायदा क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हर बंदा रिटेलिंग के लिए, जो हर शॉप रिटेलिंग के लिए होती है ना, तो कॉमन गोल अचीव हो रहा होता है, वहाँ पे कस्टमर ही नेचुरली कस्टमर ने वहाँ आना ही आना है। मैं अगर फर्ज करो एक बात है, मैं सेंटोरस चाहता हूँ, मुझे याद है उसका जो ग्राउंड फ्लोर है ना, एंटर होते ही उसके एंड पे एक घड़ियों की बड़ी अच्छी दुकान है, वॉचेस की ना। अब वहाँ जाने के बाद ऑब्वियसली बात है मेरा दिमाग खुलेगा कि यार फलां फलां भी बाकी चीज़ें चेक कर लेता हूँ। तो इस तरह आपको यानी उनको फर्ज करो मैं चार्ल्स एंड कीथ के लिए या ड्यूने का मैं कस्टमर बन के नहीं गया था, लेकिन जब मैं वहाँ गया मैंने कहा यार चलो ये भी है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है वहाँ पे। बल्कि अगर एंट्रेंस के ऊपर ना इतर वाला एक बंदा बैठा हुआ है, इतर और इस तरह की वो बेचता है, इतर से मुराद है कि नहीं इस टाइप के परफ्यूम्स बेचते हैं। मेरा वहाँ जाने का रीज़न कुछ और था, लेकिन मैं वहाँ से इतर खरीद के आया था, ठीक है। तो मेन बात ये कि आप वहाँ पे कस्टमर ने वहाँ पे जाना ही जाना है, तो हर रिटेलर को बेनिफिट होता है कि कस्टमर आएगा कोई चीज़ खरीद लेगा। इस तरह सरतूज का था, इट वॉज अ ब्रांड, आई थिंक बड़ा टर्किश कोई ब्रांड था, रिसेंटली वहाँ पे आया था, मुझे सही याद नहीं है। तो आई वॉज देयर फॉर सम अदर रीजन, लेकिन मैंने कहा यार चलो एक दुकान है देखते हैं जाके, आई परचेज 3 or 4 आइटम्स फ्रॉम देयर, ठीक है। रीज़न क्या थी कि आई वॉज देयर फॉर अदर रीजन, लेकिन मुझे वहाँ पे जाने का बेनिफिट, उनको बेनिफिट ये होगा कि कस्टमर वहाँ पे आ गया था, ठीक है, वो वाली बात। लेबर अवेलेबल होती है कि लेबर ने वहाँ पे आना ही आना होता है, तो आपको बंदे मिल जाते हैं। एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट के बहुत कम होते हैं, जिस तरह ने बताया कि आई डिडंट नो अबाउट सरतूज, ठीक है, मुझे उस ब्रांड का नहीं पता था, उन्होंने मेरे ख्याल एडवर्टाइजमेंट भी इतनी नहीं की हुई, लेकिन मैंने वेंट देयर तो मुझे नेचुरली जो है वो नज़र आ गया एंड आई बॉट समथिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है। उसके बाद ये है कि कस्टमर्स को बेनिफिट ये वैरायटी बहुत होती है, ठीक है। एटीएम और पोस्ट ऑफिस वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, वन स्टॉप शॉपिंग होती है, और एक मेन कमर्शियल एरिया में लोकेटेड होता है। नुकसान क्या है इसका कि वहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा, प्राइसेस ऑफ शॉप ज़्यादा होंगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। मुझे याद है, मैं सेंटोरस की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं रिसेंटली मैंने वही विजिट किया था, तो मुझे एक्जैक्टली ना उसका नक्शा याद है। चार्ल्स एंड कीथ और ड्यूने की शॉप तकरीबन 1 या 2 शॉप्स के डिफरेंस से बनी हुई है, ठीक है। अब एक ही टाइप के उनके प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स बट सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो दे आर हैविंग अ वेरी हार्ड कंपटीशन। अक्सर यहाँ पे जो नॉन ब्रांडेड शॉप्स होंगी ना, उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, ठीक है।
कस्टमर को इशू क्या है कि वो मेन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में गया तो इनकन्वीनियंस होगी, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी, पार्किंग स्पेस नहीं मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पोल्यूशन का इशू आ सकता है, और अक्सर ये होम्स के करीब नहीं होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कहा है कि हर चीज़ पॉसिबल है। पाकिस्तान में सारे बड़े मॉल आपको शहर के अंदर ही मिलेंगे, मेन शहर के अंदर। बार कोड का सीन क्या है? देखो बार कोड बेसिकली जो होते हैं ना, वो लाइनें बनी होती हैं प्रोडक्ट, आप किसी प्रोडक्ट को पीछे कर देखो ना, मुझे यहाँ पे एग्जांपल मिलती है तो मैं दिखा भी देता हूँ। अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं पड़ा हुआ। प्रोडक्ट से पीछे वो जो लाइनें बनी होती हैं उसे हम कहते हैं बार कोड। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि उसके अंदर डिजिटली जो है इन्फॉर्मेशन पुट की होती है रीडिंग के लिए, नंबर्स के लिए। उसका फ़ायदा क्या होता है? जब उसको स्कैन किया जाता है, रिटेलर्स को बेनिफिट ये है कि बिलिंग एक्यूरेट होती है, फास्ट होती है, बिजनेस को कंट्रोल करना आसान है। आमतौर पर उसमें एक स्टॉक कंट्रोल का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट किया होता है, तो उनको पता होता है कि कितना स्टॉक है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा होता है, प्राइसेस फॉरन शो हो रही होती है। तो बड़ा कॉमन कंसेप्ट हो चुका है। और लेबर कॉस्ट बच जाती है, बजाय हर बंदा अलग पर्ची बना रहा हो, आपको फॉरन हो जाता है। सिक्योरिटी इससे हो जाती है शॉप लिफ्टिंग के अगेंस्ट, कि अगर कोई चीज़ स्कैन नहीं हुई तो अक्सर आप देखो कि बहुत जो हैवी ब्रांड्स हैं उनके अंदर जाके वो इशू हो जाता है, नहीं बचने लग जाता है। लेकिन बहुत कम मिलता है पाकिस्तान में आपको, ठीक है। कस्टमर के बिल का ये कि एक्यूरेसी होती है, बिल्स के अंदर गलतियाँ होने के चांस बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ पॉसिबल है, वो एक प्रोडक्ट को 10 बार स्कैन कर देते हैं, इस तरह मैंने उधर देखा है। बिलिंग क्विक होती है। नुकसान क्या है? जो आपका रिटेलर है उसको नुकसान ये है कि कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है उसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मेल फंक्शन कर सकता है, मेल फंक्शन कर जाए तो हर चीज़ को फिर आपको दोबारा खाते बनाने पड़ेंगे। कस्टमर को नुकसान ये है कि भाई इम्पर्सनलाइज शॉपिंग होती है, और उसके बाद ये है कि इम्पर्सनलाइज मुराद ये है कि वही ना जो पर्सनल कनेक्शन है वो नहीं होता। सॉफ्टवेयर माल फंक्शन हो जाता है, 2 घंटे खड़े हो तो सही नहीं होगा वहाँ पे, वो चीज़ आप किस तरह चल नहीं सकती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यार कितना बड़ा चैप्टर है ये, ख़त्म ही नहीं हो रहा। ई कॉमर्स बेसिकली यार ये है कि ई कॉमर्स का वर्ड जो है हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स। बेसिकली जो हम लोग सेलिंग वो इंटरनेट करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो इलेक्ट्रॉनिकली कैरी आउट की जा रही होती हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट रिटेलर्स को सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी मार्केट जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। यू कैन सेल एनी वेयर यू वॉन्ट अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन का अभी भी इवन इस टाइम तक कॉम्पिटिशन बहुत कम है, क्योंकि नॉट एवरी वन इज ऑनलाइन एट दैट मोमेंट, ठीक है। कोविड में जाके ठीक है बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया था, बट स्टिल नॉट एवरी ब्रांड इज ऑनलाइन, ठीक है। आपको रिटेल आउटलेट की जरूरत नहीं होती। अगर आप कंप्लीटली एक ऑनलाइन ब्रांड हो तो आपको रिटेल आउटलेट बनाने की जरूरत नहीं है, शॉप की कॉस्ट भरने की जरूरत नहीं है, फिटिंग्स की जरूरत नहीं है, फर्नीचर की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट डू इट फ्रॉम योर होम एज वेल, ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको ऑनलाइन पोटेंशियल कस्टमर्स मिल सकते हैं एसईओ के थ्रू। आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते हो, इस तरह की चीज़ें, कस्टमर्स मिल सकते हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके वेब पे डिस्प्ले हो सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई उनकी इन्फॉर्मेशन बताई जा सकती है, उनकी तस्वीरें शो की जा सकती हैं, और लेबर कॉस्ट बहुत कम होती है, क्योंकि कई बार तो लोग सिंगल पर्सन भी उसको हैंडल कर रहा होता है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह लोगों ने अमेरिका में स्टोर्स खोले हुए हैं मुख्तलिफ तरीक़ों के थ्रू, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। कस्टमर को बेनिफिट क्या है? वेराइटी बहुत है, आर्म चेयर शॉपिंग है, कोई आपको ट्रैफिक नहीं बुक करनी, कोई आपको जाके उसमें यानी कि पार्किंग का इशू नहीं आना, बैठे बैठे घर से कर रहे हो सब कुछ, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें कैपिटल कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इंटरनेट पे पूरा चीज़ें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि मैं एग्जांपल ना ही दूँ क्योंकि इसमें फिर कुछ इशू आ जाएगा। खैर, आपको एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है उसको बनाने का, इन तमाम चीज़ों का, स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट बहुत लिमिटेड हो सकती है। अब तो नहीं है, खैर अब तो ये है कि कंप्यूटर लिटरेट पीपल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन ये कि पहले मार्केट लिमिटेड थी इसके अंदर। अभी भी जो लोग कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते, एल्डरली पीपल हैं जिनको नहीं यूज़ करना आता, बच्चे जो होते हैं इस तरह के जो नहीं यूज़ कर सकते, उनका इशू आता है। कस्टमर्स को इशू क्या हो सकता है कि फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड का मुराद ये कि प्रोडक्ट कुछ और शो हो रहा है, बिल कुछ हो जाता है। मैंने एक दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है, आई ऑर्डर्ड पता नहीं ना वो मिनी पोर्टेबल AC के नाम से कुछ था, एंड आई जस्ट वॉन्टेड समथिंग ऑन माई डेस्क उस वक्त फॉर सम रीज़न कि भाई मुझे पर डेस्क पे कोई ना एयर थ्रो की चीज़ हो, एंड दैट टर्न आउट टू बी सच अ डिजास्टर। मैंने वो अभी तक रखा हुआ है अपने पास ना, एक अजाब के तौर पे कि मैंने गलती की थी, इसको दोबारा नहीं लेना। तो इस तरह की चीज़ें जो है, ठीक है। कस्टमर्स अक्सर जो है प्रोडक्ट को आप सिर्फ चेक तब कर सकते हो जो आपको डिलीवर होता है। इसकी मिसाल दे देता हूँ, मैंने एक लैपटॉप टेबल मंगवाया था, टर्न आउट टू बी अ हैवक, ऊपर शो कुछ और किया हुआ था, अंदर से निकला कुछ और, वही वाली बात। और पर ये बाइंग का इंतहाई इम्पर्सनलाइज वे है। फ्रेंचाइजिंग एक ज़रूरी चीज़ है, इसको समझ लो। फ्रेंचाइजर होता है एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक बिजनेस जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जिसका नाम है एक्सेट्रा। और फ्रेंचाइजी एक और बिजनेस होता है जो बेसिकली उसका नाम, उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है उस एक एग्रीमेंट के अंदर, ठीक है। तमाम फ्रेंचाइजेस जो होती हैं वो एक ही तरह डेकोरेट की जाती हैं, उनका एक ही स्टाइल होता है। इसमें हमारे बहुत सारे जो रेस्टोरेंट की चेन्स है ना दुनिया भर में, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह आ जाती है, इनमें से कुछ नहीं भी है लेकिन मोस्टली इसमें से जो है वो आपको फ्रेंचाइजेस मिलेंगी, ठीक है।
इसका एडवांटेज क्या होता है, फ्रेंचाइजर को बेनिफिट ये होता है उसका नाम बहुत जल्दी स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, उसको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ रही। फ्रेंचाइजिंग फ़ी जो होता है वो फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी से ले सकता है, और वो कुछ एक्टिविटीज़ को, प्रोडक्ट की रेंजेस को, प्रोडक्ट किस तरह डिस्प्ले करने, इन चीज़ों को जो है कंट्रोल कर सकता है। फ्रेंचाइजी को बेनिफिट ये होता है कि उसको ट्रेनिंग मिलती है फ्रेंचाइजर से। आम तौर पे क्योंकि एक प्रोडक्ट देखो ना, आपके शहर में अगर मैकडोनल्ड खुलेगा, ठीक है, भावलपुर में एग्जांपल देता हूँ, भावलपुर में मैकडोनल्ड काफ़ी लेट खुला था, आई थिंक 2017 या 16 की बात है जब यहाँ खुला है ना। उससे पहले क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली बात है ट्रैवल करते हैं, हम सबको मैकडोनल्ड का पता था, हम मुख्तलिफ उसमें जाके खाया करते थे। यहाँ जब खुला है ना, उनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, एवरी वन वॉज रेडी टू गो देयर। KFC का भी इस तरह हुआ था, जहाँ पे KFC भी काफ़ी लेट खुला था, आई रिमेंबर। तो लोगों को पता था ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, वो वाली बात। उसके बाद ये कस्टमर्स को बेनिफिट ये होता है कि कई बार आपको, आप वहाँ जाते हो एक गारंटीड क्वालिटी के लिए, ठीक है, और आम तौर पे इजीली लोकेटेड होता है क्योंकि फ्रेंचाइजेस बहुत ज़्यादा खुली होती हैं। सिर्फ हमारी सिम, ये जो सिम की वो होती हैं फ्रेंचाइजेस खुली होती हैं, मुख्तलिफ हमारे जो ये यूफोन टाइप की जो होती हैं, तो आप वो इजीली जाके उनको ले सकते हो, ठीक है। नुकसान क्या है कि आप एक फ्रेंचाइज में अगर कोई फड्डा होता है तो वो पूरे फ्रेंचाइजर की इमेज को ख़राब करता है। जैसे हम लोग जब अमेरिका गए ना, तो उस टाइम पे इलेक्शंस चल रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इलेक्शन हो चुके थे, इट वॉज द टाइम राइट आफ्टर इलेक्शंस ना। उस वक्त वो डिबेट चल रही थी, किसी एक पता नहीं हिलरी क्लिंटन का उस तरह आया था कि उसने पता नहीं ह्यूमन मीट खाया हुआ है, इस तरह कुछ था, और वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट के बारे में था ना, तो उसकी सारी फ्रेंचाइजेस को उससे इफेक्ट हुआ था कि यार यहाँ ह्यूमन मीट बिकता है वाली बात, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। और फिर जो फ्रेंचाइजर है उसको प्रोडक्ट्स को वो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसकी एजुकेशन फ्रेंचाइजी को सिखाने के लिए सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अमूमन ये होता है जो डबल ई वाला वर्ड होगा ना, जैसे इंश्योरी, ड्रॉ ई, इस तरह, ये वो होंगे जिनके लिए किया जा रहा है। और जो अर वाला वर्ड होगा, ड्रॉअर, ठीक है, चेक ड्रॉ करने वाला, फ्रेंचाइजर जो फ्रेंचाइज दे रहा है, ठीक है, इंश्योरर जो इंश्योरेंस दे रहा है, तो ये उनके लिए होगा जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सिंपल तरीका याद रखने का। फ्रेंचाइजी जो है उसको बेनिफिट क्या, नुकसान क्या होता है, उसको हैवी फ्रेंचाइजिंग फीस पे करनी पड़ती है, कई बार बहुत ज़्यादा भी होती है, कई बार उसको एनुअल प्रॉफिट में से पार्ट देना पड़ता है, वो कई चीज़ों को जो है, कई डिसीजन उसके पास नहीं होते, बिजनेस कंट्रोल पूरी तरह नहीं होता, एग्रीमेंट एक हद तक वैलिड होता है, फिर उसको रीन्यू करवाना पड़ता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेंचाइज खोलो तो आप सक्सेसफुली होगे, कई फ्रेंचाइजेस, बड़ी बड़ी चीज़ों की फ्रेंचाइज फेल भी हो जाती हैं, ठीक है। कस्टमर को नुकसान ये है कि फ्रेंचाइज जो होगी उसके अंदर आमतौर पर एक लिमिटेड नंबर ही वो होता है, प्रोडक्ट्स की चॉइस होती है। जैसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं मैकडोनल्ड जाऊंगा तो वहाँ मुझे जो है वो बिरयानी बना कर देगा, ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे एक लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो मिलेगी, ठीक है, ये वाली बात आ जाती है। स्टोर कार्ड्स जो होते हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर रिटेलर का अपना कार्ड होता है, ठीक है, प्लास्टिक कार्ड होता है, उसके ऊपर यानी कि कस्टमर्स को चार्ज कर सकता है, उस पर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, ब्रांड लॉयल्टी क्रेडिट होती है, गिफ्ट मिल जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे भावलपुर में तो इसकी एग्जांपल टाइम स्टोर की मुझे ध्यान में आती है, वो बनाते हैं लॉयल्टी कार्ड्स ना इस तरह के, तो ये मिल जाते हैं। अच्छा, EPOS बेसिकली क्या है, EFTS क्या है। EPOS होता है इलेक्ट्रॉनिक जो पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम जो है उसे EFTS कहते हैं। बेसिक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है, बिलिंग एक्यूरेट होती है, कैश हैंडलिंग बहुत कम होती है EFTS के साथ, सेल्स ज़्यादा हो सकती हैं, कैश की सिक्योरिटी होती है, कस्टमर को बेनिफिट ये है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, कैश हैंडलिंग बहुत कम करनी पड़ती है, उसको बिल आइटमाइज मिल जाता है बजाय के ऊपर एक पूरा बिल बना कर दे दें, ठीक है। नुकसान क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर, स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। EFTS जो होता है उसमें बैंक चार्जेस पे करने पड़ते हैं रिटेलर को, यानी फर्स्ट करो आप ये नहीं होता जो कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं उसमें बैंक के चार्जेस पे करने पड़ते हैं ना। कस्टमर को नुकसान वही इम्पल्स बाइंग का आता है। इम्पल्स बाइंग का नुकसान ये कि वो कहेगा यार ठीक है कार्ड से करना, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैंने किया था, मुझे याद है, आई वेंट टू बॉडी शॉप का आउटलेट था F10 मरकज़ में, जो मुझे याद आ रहा है, एंड आई जस्ट वेंट ऑन अ रैम्पेज। मैं किसी के लिए ले रहा था उस टाइम पे, आई वेंट ऑन अ रैम्पेज कि यार ये भी ले लो, कार्ड से ट्रांजेक्शन करनी थी, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मेरा बिल मुझे याद है समवेयर आई एम नॉट श्योर 175 या 225 बना था, ठीक है, एंड दैट वाज लाइक कि यार ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। बाद में होश आया यार कार्ड से ट्रांजेक्शन तो ज़्यादा पैसे रहे हैं, वो वाली बात जो थी। तो इस तरह की चीज़ जो है, ये चीज़ बड़ी मैटर करती है उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इसमें होल सेलिंग वाला टाइम काफ़ी हो, 11 बज गए ना, 12-1 तक ये वीडियो लग जानी चाहिए, वरना फिर इसका ये है कि टाइम क्या, आज बाकी बच्चे वो वाले वेट कर रहे होंगे। इसमें हम कोई और चैप्टर एक कवर कर लें साथ ना, जो स्मॉल चैप्टर हो, क्योंकि हमारे पास आगे टाइम इतना नहीं है। लेकिन चलो यार, एक स्टार्ट हो गया, आई थिंक इट्स गुड इनफ कि हमने स्टार्ट तो किया ना एटलीस्ट। हम इसमें से मैं देखता हूँ होलसेल ट्रेड का चैप्टर कितना है हमारा, अगर छोटा है तो वो निकाल देते हैं अभी। होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड,
अच्छा, होलसेल ट्रेड का चैप्टर हमारा इट्स ईजी इनफ, तो कर लेते हैं। होलसेल ट्रेड जो होती है बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसका ये इन्वॉल्व, इसका जो फोकस होता है वो ये होता है कि मैन्युफैक्चरर से बल्क में चीज़ को ख़रीदना, फिर बल्क को तोड़ना, जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द बल्क वाला फंक्शन परफॉर्म करना छोटी क्वांटिटीज़ में, और आगे उनको फिर सेलर रिटेलर्स को सेल करना ताकि वो उसको फिर आगे फर्दर ब्रेकिंग द बल्क करके कस्टमर्स को बेच सकें। इसमें होलसेलर जो होता है इंटरमीडिएट डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने बताया कि ये एंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर आपका रिटेलर है, ठीक है। ये प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में एक चेन का काम अदा करता है। अच्छा, इसमें जो मेन फंक्शंस होते हैं आपके पास होलसेलर के, वो क्या क्या आ जाते हैं कि ये मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से जो है बल्क में चीज़ों को बाय कर रहा होता है, ठीक है। हमेशा मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ सप्लाई ढूंढ रहा होता है। इसमें जो होता है तमाम जो रिस्क होता है ना वो होलसेलर के ऊपर होता है। अगर मैन्युफैक्चरर से वो चीज़ खरीद चुका है, अब अगर आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो इसका तमाम जो नुकसान है वो होलसेलर बर्दाश्त कर रहा होता है। वेयर हाउसिंग करता है, वेयर हाउसिंग होती है यानी एक चीज़ को यानी उनको सेव करने का तरीका। वेयर हाउस आपने सुना भी होगा वर्ड, यानी उनको एक आगे पहुँचाने वाले, उनको एक सेफ्टी की तरह रखते हैं चीज़ों को, उसको कहते हैं, ठीक है। जो होलसेलर होता है अमूमन प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट उठा के वेयर हाउस तक लाना और वेयर हाउस से आगे फिर रिटेलर को पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि प्रोड्यूसर से कैश पे खरीद रहा होता है, मैन्युफैक्चरर को पेमेंट कर रहा होता है कैश पे, रिटेलर को आमतौर पे क्रेडिट पे सेल कर रहा होता है कि भाई तुम जब आगे बेचो तुम्हें अपना प्रॉफिट रख के मुझे पैसे दे देना, ठीक है, वाली बात। तो उसमें यह है कि और फिर रिटेलर्स को टेक्निकल हेल्प दे रहा होता है, यार इस प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, क्या चीज़ ध्यान करनी है, एक्सेट्रा। प्राइस स्टेबिलिटी लाता है क्योंकि वो प्रोडक्ट को इस तरह आगे ट्रांसपोर्ट वाला कर रहा होता है, हर चीज़ उसकी पूरा चेन बना रहा होता है। बहुत सारी कॉस्ट जो बढ़ जानी चाहिए वो नहीं बढ़ती इस वजह से जो है प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। अब लार्ज स्केल रिटेलर में और एक होलसेलर में फ़र्क क्या है? बहुत सारी चीज़ें कॉमन है लार्ज स्केल रिटेलर्स और होलसेलर्स में, बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। बल्क बाइंग करेंगे, ठीक है, दोनों। मैं कौन चीज़ें बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर से खरीदेंगे, बल्क ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है, कैश में परचेज करेंगे, रिस्क उठाएंगे, काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, स्पेशलिस्ट स्टॉक की जरूरत पड़ती है, फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर से वेयर हाउस तक, ठीक है, वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिटवीन जो लिंक का काम किरदार अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें अनकॉमन भी हैं। पहली बात तो ये कि रिटेलर जो होता है, लार्ज स्केल रिटेलर जो है वो एंड कस्टमर को सेल करेगा, होलसेलर जो है वो स्मॉल स्केल रिटेलर को सेल करेगा। लार्ज स्केल रिटेलर जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर जो है वो सेल करेगा, होलसेलर आगे जो है उसके कंपैरिजन में लार्जर क्वांटिटी सेल कर रहा होता है। यानी आप कभी ये नहीं सुनोगे कि होलसेलर जो है ना एक एक आइटम बेच रहा हो, उससे रिटेलर्स को जो है 10-12-15 आइटम बेचेगा एक चीज़ के। लार्ज स्केल रिटेलर जो होता है वो कैश पे सेल करता है, बाय भी कैश पे, सेल भी कैश पे। होलसेलर बाय कर रहा होता है कैश के ऊपर, सेल कर रहा होता है क्रेडिट के ऊपर, ठीक है। होलसेलर जो होता है वो अपने वेयर हाउस से स्मॉल स्केल रिटेलर के पास ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोडक्ट्स की। लार्ज स्केल रिटेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करता, कंज्यूमर अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करता है, ठीक है। लार्ज स्केल रिटेलर जो है वो इम्पर्सनलाइज सर्विस देता है, मैंने समझाया कि जैसे आपको शेल्फ पे पड़ा हुआ है जाके आपने खरीदा इस तरह, ठीक है। होलसेलर जो होता है वो आमतौर पे सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल रिटेलर को कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, एक्सेट्रा। लार्ज स्केल रिटेलर जो है वो ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में काम आता है, होलसेलर जो होता है वो आमतौर पे ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब आ जाता है कि एक होलसेलर का एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो प्रोड्यूसर को बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो सारा रिस्क प्रोड्यूसर के ऊपर से हट जाता है, ठीक है, क्योंकि जब प्रोडक्ट चला गया कैश पे बेच दिया, होलसेलर के पास चला गया, अब ख़राब हो बर्बाद हो जो होलसेलर का इशू है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो होता है उसको स्टोरेज नहीं करनी पड़ती क्योंकि वेयर हाउसिंग होलसेलर प्रोवाइड कर रहा होता है, जल्दी जल्दी कैश मिल रहा होता है तो कैश फ्लो का इशू नहीं आता, ठीक है। परचेज क्योंकि बल्क में परचेज करा होता है होलसेलर तो उसकी प्रोडक्शन लाइन क्लियर हो रही है, वो और प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होलसेलर प्रोवाइड कर रहा होता है, फीडबैक मार्केट का फीडबैक जो होता है वो होलसेलर प्रोवाइड करता है, भाई मुझे मार्केट में ये बात लगी है तो इसको इस तरह बेहतर किया जा सकता है, एक्सेट्रा। होलसेलर का जो है रिटेलर को बेनिफिट क्या होता है, जो स्मॉल स्केल रिटेलर्स हैं उनको बेनिफिट क्या होता है कि उनको बहुत सारे प्रोडक्ट, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स स्मॉल क्वांटिटीज में मिल जाते हैं वहाँ से। होलसेलर उसको क्रेडिट पे प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, उनको इन्फॉर्मेशन बताता है कि भाई अपनी शॉप को किस तरह बेहतर डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरह आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और आम तौर पे होलसेलर जो है प्रोडक्ट्स को पैकेट में ग्रेड कर देता होता है स्मॉल स्केल रिटेलर पर जाने से पहले, ठीक है।
स्मॉल क्वांटिटी में सेल कर रहा होता है और वेयर हाउसिंग का जो सारा बर्डन है वो होलसेलर उठा रहा होता है, ठीक है। एंड कस्टमर को बेनिफिट ये है कि अगर होलसेल एग्जिस्ट ना करे तो वैरायटी इतनी नहीं आएगी मार्केट के अंदर, ठीक है। कन्वीनियंस हो जाती है क्योंकि स्मॉल स्केल रिटेलर जिससे कंज्यूमर खरीद रहा है उसके पास प्रोडक्ट होलसेलर के पास से आ रहा है, रेट्स कंपेटिटिव हो जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स कंटिन्यूसली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। कस्टमर की डिमांड जो होती है वो मैटर होती है, कस्टमर डायरेक्टली होलसेल से खरीद नहीं रहा होता अपार्ट फ्रॉम कैश एंड कैरी जो होलसेलर्स होते हैं। वैसे बता रहा हूँ, कस्टमर जो होता है उसकी डिमांड मिल जाती है क्योंकि होलसेल के पास स्मॉल स्केल रिटेलर के पास चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन जो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। अब आता है कि जो होलसेलर का रोल है वो कम क्यों होता जा रहा है। एक तो लार्ज स्केल रिटेलर्स ने होलसेलर्स के बहुत सारे कामों को टेक ओवर कर ली है। ब्रांडेड आइटम्स जो होते हैं अब आजकल वो आमतौर प्रोड्यूसर खुद ही उसको पैकेज कर रहा होता है, ठीक है। बैंक्स जो होती हैं वो अब लोन देने पर इजीली लोन्स मिल जाते हैं तो लार्ज स्केल रिटेलर बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। वन स्टॉप शॉपिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो लार्ज स्केल रिटेलर्स को, सुपर मार्केट्स को, हाइपर मार्केट्स को लोग प्रेफर कर रहे होते हैं और ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है, ठीक है। कई सारी ऐसी सिचुएशन जहां पे होलसेलर एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आइटम्स जिसमें बताया कि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को सेल होंगे, जैसे कि आपके गोल्ड के आइटम्स हैं, ठीक है। ब्रांडेड आइटम्स जैसे आपके पास पाकिस्तान में तो खैर एप्पल आईफोन आपको हर जगह मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ऑफिशियल उसकी चेन तो नहीं है, लेकिन जैसे बाहर के मुल्कों में उनके अपने आउटलेट्स होते हैं, ठीक है। टेक्निकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके ऑब्वियस बात है ट्रेनिंग के सीक्रेट्स होते हैं उसके, वो कभी भी होलसेल को नहीं बताए जाते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोड्यूसर जो खुद बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है वो अपने आउटलेट्स बना सकता है, जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको होलसेल की ज़रूरत नहीं है। कस्टमाइज आइटम्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली टेलर वाला किस तरह के आइटम्स होते हैं, टेलर ने मुझे कपड़े बना के देने हैं, मेरे हिसाब से बना के देगा, उसको होलसेल की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल मार्केट हो तो वहाँ पे होलसेल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वहाँ पे रिटेलर डायरेक्टली काम कर सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट अगर पेरिशेबल होगा, बेकरी है, फूड आइटम्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे होलसेल की जरूरत नहीं है। मेरा अगर मैं खाना ऑर्डर करता हूँ पहले होलसेल के पास जाता है तो वहाँ से तो मेरे पास आएगा खाना ख़राब हो चुका होगा। जहाँ अभी भी होलसेलर्स की ज़रूरत है वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो बल्क प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, मैस प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स जैसे फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एप्पल वगैरह मैंने बताया कि जो पूरा साल जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अनब्रांडेड आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, जिनकी ऊपर ब्रांडिंग नहीं होती। बहुत लार्ज जहाँ मार्केट्स हैं, जहाँ जैसे लेज़रा की मार्केट है, पेप्सी की मार्केट है, एक्सेट्रा, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर, और जहाँ प्रोड्यूसर इतना वायबल नहीं है, इतना पैसा नहीं है उसके पास कि अपना आउटलेट खोल सके। अब होल सेलिंग के अंदर ना रिसेंटली कुछ नए ट्रेंड्स भी आ चुके हैं, जैसे कि कैश एंड कैरी होलसेलर्स हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करके दोबारा बनाऊँ, ये ना ख़राब हो जाए। अच्छा यार, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैश एंड कैरी होलसेलर्स आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ होता है कि ये एक होलसेलर की ही सुपर मार्केट होती है जहाँ रिटेलर जो है वो क्या होता है, अपना गुड्स को बल्क में बाय कर सकता है कम प्राइस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट नहीं प्रोवाइड किया जाता, यानी आमतौर पे मैंने बताया कि होलसेलर क्रेडिट प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट की गुड्स की डिलीवरी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वो नहीं करता, ना तो प्रोडक्ट्स की डिलीवरी प्रोवाइड करता है ना क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये आम तौर पे मेन कमर्शियल एरियाज में होते हैं ताकि रिटेलर इसी तरह खरीद सके। फ़ायदा ये है कि सेल्फ सर्विस होती है, प्रोडक्ट और चीप हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं, ठीक है। और मिनिमम क्वांटिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, रिटेलर जाके एक सिंगल प्रोडक्ट भी खरीद सकता है वहाँ से, ठीक है। वॉलंटरी चेन स्टोर्स होते हैं, बेसिकली ये होता है कि एक होलसेलर जो होता है और एक रिटेलर जो होता है ना, वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने दोनों के बेनिफिट के लिए। यहाँ ये होता है कि होलसेलर और रिटेलर मिलके एक नाम के अंडर काम करेंगे, ठीक है, यानी एक ब्रांड नेम के अंदर काम करेंगे। इससे होगा क्या, रिटेलर स्पेसिफिकली जो है वो एक ही होलसेलर से खरीदेगा और यानी एक स्पेसिफिक होलसेलर से खरीदेगा। जो रिटेलर्स हैं उस पर्टिकुलर उसके अंदर वो एक ही होलसेलर से खरीद रहे होंगे और तमाम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि रिटेलर को एक कंफर्म सोर्स ऑफ सप्लाई मिल जाता है कि यहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चीप से मुराद ये कि अफोर्डेबल हो जाता है, यानी सस्ता हो जाता है, और होलसेलर पूरी टेक्निकल सपोर्ट देता है। होलसेलर का बेनिफिट ये है कि उसको एग्जैक्ट पता होता है कि मेरी चीज़ें बिक जाएंगी, आगे रिटेलर ले लेंगे। बड़े उसको कंसोलिडेटेड, यानी तमाम रिटेलर से मिलके जो है कंसोलिडेटेड ऑर्डर मिल रहे होते हैं, बड़े ऑर्डर मिल रहे होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती हैं और टर्नओवर जो होता है काफ़ी एश्योर्ड हो जाता है। ये तकरीबन हमारी जो पुरानी चीज़ें थी उस पर ये आ जाती हैं। कोई और चैप्टर हम कवर कर सकते हैं इसके अंदर अभी? हम लोग अगला चैप्टर कवर कर तो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड वाला, लेकिन यार नहीं, इस पर मेरी बस हो गई है। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी बनाऊंगा, इसको कवर कर लेंगे, मुझे उम्मीद है पेपर्स पहले इसको कवर कर लेंगे। मैं असल में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ इस्लामियत वाला के ऊपर ना, लेकिन ये है कि हम पहले उसमें कवर कर चुके हैं। कोई चीज़ अगर आपके जहन में आती है उन सब्जेक्ट्स के बारे में तो मुझे ज़रूर बता देना। उनके मैंने बताया पिन कमेंट्स में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, डू कवर इट, और होपफुली आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे। या कोई मसला तो मुझे बता देना, मैं इसके बाद बैठ के मैसेज का रिप्लाई करूँगा। कोई और रिप्लाई तो मुझे बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।